बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। आज एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले। और अगर आप लाहौर या वस्ती पंजाब के इलाकों में हैं तो जो ही आपने घर की खिड़की खोली है या फिर बाहर निकले हैं तो इन काले बादलों ने आपका इस्तकबाल किया जिस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। वैसे ही अब से भी कुछ देर के मनाजिर है, अब तो हालात और ज़्यादा क्या कहना चाहिए, खुशगवार कहना चाहिए। मौसम और भी अच्छा है। इस वक्त काले काले बादलों ने अपने घेरे में ले रखा है लाहौर को और वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को, जिसमें गुजरावाला है, गुजरात है, जेलम है और दीगर इलाके हैं। और उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर के बाद शदीद बारिश शुरू हो सकती है। जी हाँ, शुक्र है, फाइनली कोई अच्छी खबर आई है। डेली हम कभी फ्यूल प्राइसेस, कभी बिजली की प्राइसेस में इजाफा ये बता रहे थे, लेकिन मौसम के हवाले से क्योंकि बहुत ज़्यादा हब्स था। और अगर इमरान कल कराची का आपने देखा तो 60+ किया गया है टेम्परेचर। वहाँ पर बहुत शदीद गर्मी थी, कहर की जो गर्मी कहते हैं ना वो थी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो अब मानसून का स्पेल है दाखिल हुआ है मुल्क में, वहाँ कराची में भी बारिशें होंगी और लाहौर में तो सिलसिला शुरू हो ही चुका है। जैसा कि इमरान ने बताया कि मौसम बहुत अच्छा है, हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जब मैं आई थी। जी, मैंने बताया तो फिर आप यकीन भी कर सकते हैं कि और अब मैं मौसम के क्योंकि मैं आंखों देखा हाल है भाई ना, ये गूगल की रिपोर्ट है, नहीं हमारे महकमा मौसमियात की, ये मेरी अपनी रिपोर्ट है कि हैं बादल। इसीलिए हम इस पर यकीन करते हैं भाई, कुछ ही देर में जो है ना शदीद तूफानी बारिश जिसे कहते हैं ना वो होने वाली, क्योंकि मौसम बाहर बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे खैर की हो। दूसरी जानिब हमने जान छुड़ा ली थी, लेकिन बड़ी खतरनाक खबर आई है सदर बाइडन के हवाले से कि वो कोविड में मुब्तला हो गए हैं। व्हाइट हाउस ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अमेरिकी सदर ने तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी हैं और उनको डिविलियर चले गए हैं वो, जहाँ वो क्वारंटाइन करेंगे। और बाइडन का जो सेहत है उनके हवाले से आपको ये भी बताएं कि इसके मसाइल होने पर इंतखाबात से दस्तबरदारी का इंदिया भी सामने आ रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर्स ने तिब्बी वजूहात पर कहा तो वो इलेक्शन से दस्तबरदार होने पर गौर करेंगे। दूसरी जानिब जो अमेरिकन सदर बाइडन है, इन पर सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी के लिए दबाव भी बढ़ने लगा है, ये भी वजह है। और हमें याद है एक दफ़ा हमारे शहबाज शरीफ साहब भी कोविड हो गया था, उनको अचानक एक सियासी मसरूफियत थी और वो उनको हुआ था वायरल, लेकिन वो सेकंड टाइम था तो कुछ अर्से के लिए क्वारंटीन किया था उन्होंने। तो बाज़ औक़ात सियासी वजूहात की बिना पे, मैं नहीं कहता शहबाज साहब ने किया था, ऐसा लगा था उस टाइम बादियों नज़र में, तो ऐसा हो सकता है कि बाइडन साहब भी हालात के पेश नज़र क्वारंटाइन कर लिया उन्होंने। ये भी हो सकता है, लेकिन अब अगर सुनने में आ रहा है कि कोविड दोबारा से वापस आ गया है तो इस पर यकीन कर लेना चाहिए। जी यस, ये तो बहुत जरूरी है, इससे इनकार नहीं कर सकते। किया था आपकी एक फ्रेंड, जी एक दोस्त को हुआ, बिल्कुल हुआ, एक डॉक्टर फ्रेंड को हुआ। यस, बाकी है कि बाइडन के हवाले से और भी खबरें थी, पर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि वो दस्तबरदार हो जाए, तो मे भी इमरान की बात जो है वो असल में एक तो पॉलिटिकली उनके जो परफॉर्मेंस रही है उस पर भी लोग बहुत सारे नाला हैं। फिर रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हुआ उससे उनको काफी फेम मिल गया इसके बाद। सो हो सकता है सियासी सूरत हाल। बहरहाल हमारी बेस्ट विशेस प्रेसिडेंट बाइडन के लिए हैं, मे ही गेट्स वेल सून और अल्लाह करे वो ठीक हो जाए जल्द और सियासत करे ना करे लेकिन उनकी सेहत अच्छी हो जाए। और ये सभी इंसानों के लिए जो बीमार हैं आज के दिन में, उनके लिए हमारी दुआ है अल्लाह आपको सेहत दे। इसके साथ ही प्रोग्राम का बड़ी खबर के साथ बाकायदा आगाज करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी लगाने और कासिम सूरी, डॉक्टर आरिफ अलवी और बानी PTI पर आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान किया था, उसके बाद से हुकूमत अब शदीद तनकीद की जद में और इत्तेहादी जमातें तक हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रही हैं। अताउल्लाह तारड़ के बयान पर लीगी रहनुमा भी मैदान में आए। मियाँ जावेद लतीफ़ ने यह कहा कि मुल्क की कौमी जमातें असासा होती हैं जिन्हें कमज़ोर करने से रियासतें भी कमज़ोर हो जाती हैं। सियासी जमातों पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं हुआ करता। इसके अलावा इसहाक डार ने भी लाहौर में इस पर गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, पहले सुन लेते हैं। ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। 9 मई का वाक़या काबिल कबूल नहीं है और जो उसमें मुलव्वस हैं जो भी हैं कानून आइन के बाद उनको सज़ा होनी चाहिए। मुल्क की सलामती हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए। अगर वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ को काम करता है तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। जो महंगाई है वो ये हुकूमत नहीं लाई। 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया और उसके बाद जब उन्होंने छोड़ा तो पाकिस्तान की मईशत 24वीं दुनिया की मईशत से 47वीं मईशत बन चुकी थी। मुस्लिम लीग नून को, PDM को हुकूमत लेने का शौक़ नहीं था, वो इसलिए ली कि अगर ना लेते और ना पूरी कोशिश करते तो शायद मुल्क दिवालिया हो जाता। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये जो महंगाई है ये हुकूमत नहीं लाई, और जाहिर बात है अगर लाई नहीं है तो फिर निकालेगी भी क्यों, ये क्यों निकालेगी, जो लाई थी वो निकाले आके। खैर इसका मैं तो यही मतलब ले रहा हूँ बतौर पाकिस्तानी शहरी। वफाक और सूबों में हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी पार्टी पीपल्स पार्टी भी इस इक़दाम से नाला नजर आती है। कल जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह साहब, उन्होंने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा कि हमसे तो मुशावरत ही नहीं की गई और पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक़ में नहीं है। PTI को भी अपना किरदार देखना होगा। महज सीटें ले लेना
या वोट लेने से सियासी जमात नहीं बन पाती। तहरीक इंसाफ खुद अपनी वजह से इस मकाम पर पहुंची है जहां से ये चैलेंजेस दरपेश है। ऐसा मुराद अली शाह ने कहा, क्या कहा, जरा सुनिए। को बैन लगाने के लिए हम कभी भी फेवर में नहीं रहे, लेकिन पीटीआई ने अपना किरदार देखना होगा कि क्या वो एक सियासी जमात की तरह बिहेव कर रही है कि नहीं। सिर्फ सीटें ले जाना, वोट ले लेना किसी को सियासी जमात नहीं बनाता। आपको सियासत के जो उसूल हैं, एक पीटीआई ने जो अपनी शॉर्ट साइटेडनेस का मुजाहरा किया है, जो उनकी सेल्फिशनेस है उनके लीडर की और उनकी पूरी पार्टी की, उसकी वजह से वो इस जगह तक पहुँचे हैं। और हम यही कहेंगे कि अगर वो अपने आप को एक सियासी जमात की तरह, एक जमहूरी जमात की तरह आगे पेश करे तो फिर ये बैन नहीं लगेगा। पीटीआई को भी एक सियासी जमात, एक जमहूरी जमात की तरह सामने आना होगा, मुराद अली शाह की जानिब से ये भी कहा गया। और बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो हुकूमत पर अदम एतमाद लाने का इंदिया दे चुकी है जमात। पीटीआई के सीनियर जो रहनुमा हैं लतीफ़ खोसा, वो ये कहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने में पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद और गौर खोज के लिए इलेक्शन कमीशन आज सर जोड़कर बैठेगा, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस और लीगल विंग्स के सरबराहान इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे और इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में उस पर अमल दरामद के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उन पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब माशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की एक रिपोर्ट आई है, जो पाकिस्तान के हवाले से जो रिपोर्ट शाया की है उसमें यह कहा गया है कि नून लीग की मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। ये हुकूमत खत्म हुई तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी। फिच ने पेशगोई ये भी की कि बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में कैद ही रहेंगे। कितने अहम फिच की बड़ी आमद है भाई, हम पाकिस्तान में रह के जो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, फिच वहां प्रेडिक्ट कर पा रहा है। आम इंतखाबात में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को बानी पीटीआई की हिमायत हासिल थी। मुस्तकबिल में होने वाले मुजाहरे मुआशी सरगर्मियां मुतासिर करेंगे, फिच सब जानता है। फिच की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बजट में किए गए जो मुश्किल फैसले हैं IMF प्रोग्राम की राह को हमवार कर रहे हैं और जो रवा माली साल है इसके इख्तिताम तक महंगाई बढ़ने की जो शरह है वो कम हो सकती है। माली साल के इख्तिताम तक जो शरह सूद है पॉलिसी जिसके बारे में मुसलसल बात कर रहे हैं वो तकरीबन 14% तक आने का इम्कान है। मौजूदा आई बिलीव इट्स 18% और आइंदा चंद साल ज़राए को सैलाब और खुश्क साली से भी खतरा है। जो रिपोर्ट है वो ये भी कहती है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बजट में मुश्किल तरीन मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए हैं। पाकिस्तान का जो मालियाती खसारा है 7.4 से कम करके 6.7% पर यह गवर्नमेंट लाना चाहती है, ऐसा भी रिपोर्ट ने कहा है। सो रिपोर्ट को इतना ज़बरदस्त तरीके से इल्म में चलें, अगर वो फाइनेंशियल मामलात पे बात करते हैं तो समझ आती है कि फाइनेंशियल अशारियाँ उसकी बेस पे आप एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं और समझ आ सकती है, लेकिन सियासी मामलात का उनको कैसे पता है कि कौन जीतने वाला है कौन आने वाला है। खैर, आमिर इलियास राना साहब हैं, इनको भी बहुत सारी बातें पता होती हैं, कुछ हमें बता देते हैं कुछ नहीं बताते। पूछते हैं आज हमें क्या क्या बताते हैं। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही हमें आमिर साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं तो सुन पा रहा हूँ, आपको मेरी आवाज क्यों नहीं? जी जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अच्छा आमिर साहब, क्विकली हम आपसे जरा जानना चाहेंगे, ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर हम बात चूंकि कर रहे हैं। सबसे पहले मैं फिच की रिपोर्ट के हवाले से, क्योंकि मैं तो उनको प्रेडिक्शंस कहूँ, कैलकुलेशंस कहूँ, स्पेकुलेशंस कहूँ, क्या कहूँ, लेकिन कुछ पाकिस्तान के हालात को देखते हुए मौजू लगती है जैसी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त हमारे सियासी पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स से है, जो ये प्रेडिक्शन फिच कर रहा है। आपका क्या टेक है इस रिपोर्ट को देखने के बाद? आप अग्री कर रहे हैं जिस तरह फिच प्रेडिक्ट कर रहा है? देखें, फिच एक बाएतमाद इदारा है इक्तिसादियात के हवाले से, माशियात के हवाले से, और वो सियासत के अंदर कदम रखने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि इमरान खान एक तवील अरसा जेल में रहेंगे और हुकूमत की मुद्दत 18 साल है। अब दोनों चीजें देखने वाली हैं, तो 18 माह है और उधर वो कहते हैं कि इमरान खान तवील अरसा जेल में रहेंगे, और जो उन्होंने तज्जिया पेश किया है वो एक दूसरे के साथ टकरा रहा है। बहरहाल देखते हैं कि मूडीज की भी रिपोर्ट आ चुकी हुई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी आई हुई है, और आपको पता है कि गरीब आदमी के बारे में हर आदमी तबर्रा और तबसरा करना अपना हक समझता है, और पाकिस्तान वो गरीब बच्चा है जिसको आते जाते थप्पड़ पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी हालत खुद ऐसी की है, क्योंकि ना हम किसी को जोरदार जवाब दे सकते हैं, हर तरफ हम कर्जे की भीख मांगने जा रहे हैं, और ये हमारा आज का हाल नहीं है, वर्षों की ये कहानी है जो हमें यहाँ तक लेके आई है, और इसमें हर इस बंदे ने हिस्सा बकदरे जुस्सा डाला है, कोई कमी नहीं की किसी तरह से भी, तो इसीलिए सबको तबसरे का हक हासिल है, और हम सिर्फ अंदर से गुस्सा करके सामने स्माइल ला के कह सकते हैं कि हाँ भाई देखो ये हो गई, देखो उसने ये किया था, उसने ये किया था,
अल्लाह करे कि हम खुद अपने आप को संभाल सकें, जो बिल्कुल कोई तदबीर नजर नहीं आ रही किसी भी तरफ से, जो हम सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं। अगर हम पुराने किस्से सुनते थे ना पहले के जी बगदाद क्यों जल रहा था, फलां क्या था, और उस वक्त लोग क्या कर रहे थे, कभी आता था कि जी कराची में रोज फसाद होता है, दंगा होता है, धमाके होते हैं, और वो लोग कैसे रहते हैं। फिर ये कैफियत सारे पाकिस्तान में आई, फिर इस्लामाबाद में भी आई, तो फिर सीख जाते हैं लोग रहना और देखना भी। तो जो पुराने जमाने की बातें थी कि उस वक्त मुसलमान क्या कर रहे थे, हम बिल्कुल आज अज खुद सामने हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। हमारे यहाँ भी बड़े लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि जी ये चीजें ठीक ना हुई तो इस तरह होगा, और हम बिल्कुल हालात के रहम करम पे बहते चले जा रहे हैं। अल्लाह ही करे, क्योंकि बंदे तो करने को तैयार नहीं है। सही है। अच्छा आमिर साहब, ये जो सियासी गर्मा गर्मी चल रही है, जिस तरह से अताउल्लाह तारड़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का कहा और इसके साथ साथ आर्टिकल 6 लगाने की बात उन्होंने की, इस पर तनकीद का निशाना मुस्लिम लीग नून से ही लोग उनको बना रहे हैं। खुरम दस्तगीर साहब ये कहते हैं हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई, जावेद लतीफ़ का भी यही बयान था, हमने अभी सुनवाया भी। क्या कहेंगे, अपनी इमा पर इतना बड़ा जो ऐलान है या डिसीजन है उन्होंने ले लिया, या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, या फिर इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्या कुछ डिस्कशंस थी जिसमें कुछ पार्टी के रहनुमा इन्वॉल्व थे और कुछ नहीं थे? देखिए, कोई पार्टी की बात नहीं है, ये गवर्नमेंट के इदारों की, पॉलिसी साजों की, सबकी एक मुश्तरका सोच है। और मुझे तो बिल्कुल इसमें कोई अचंभा नहीं है कि ये बाकायदा प्लान करके देखें। उससे पहले शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिलकर आए थे, और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुसलसल राब्ते में हुकूमत होती है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट के साथ होती है, आपस में सब एक मिल के चल रहे होते हैं। और ये जो फैसला आया, इसको हम इससे अलग करके नहीं देख सकते। जो 8 जजों ने दिया, 13 यानी फुल कोर्ट ने एक फैसला दिया मखसूस नशिस्तों का, और फिर एक मूड नजर आया अदलिया का, ऊपर नीचे जो फैसले आए, तो वो समझ रहे हैं कि जो 9 मई के वाकयात हैं और जो एक तसलसल के साथ 2 साल से रिलीफ अदालती मिलता जा रहा है, तो उनका ख्याल ये था कि अब चूंकि जो केस 9 मई के जिसमें ऑडियोज को छोड़ दें वीडियोज मौजूद हैं कि कौन कब क्या करता रहा है, उसके ऊपर भी जमानतें ही मिली हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद ये लावा बहुत पक्का भी है, और उसका फैसला ये हुआ कि आप सारे ऑप्शन ओपन कर दें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये उसी के नतीजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अकेले अता तारड़ के जहन का कोई फैसला नहीं था कि बस वो इतने पावरफुल हो, कदम नहीं था और सोचा समझा प्लान फैसला था। उसको वो रिएक्शन भी देख रहे हैं, आगे की प्लानिंग भी हो रही है, और मेरा ख्याल है बहुत कुछ अभी शायद अगले हफ्ते में सामने भी आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह नहीं है कि एकदम उनके जहन में आया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए। बहुत अच्छी बड़ी मीटिंग्स, डेलिब्रेशन हुई हैं, उसके नतीजे में फाइनल क्या होता है ये अभी हमें देखना होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो अगर आर्टिकल 6 लगता है तो उसमें सबसे पहला सहारा वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो अदम एतमाद के वक्त आया था कि 3 अलवी साहब, इमरान खान और कासिम सूरी आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। और एक जज ने सिर्फ ये राय दी थी कि आइन शिकनी का सबने लिखा मुत्तफिका तौर पे, और एक ने कहा कि आर्टिकल 6 भी लगा दें। और फॉरेन फंडिंग का मामला वो सबसे आगे खड़ा हुआ है, उसमें इलेक्शन कमीशन को और फर्दर इदारों को इन्वेस्टिगेशन से लाहौर हाई कोर्ट का एक स्टे 2 साल से रोक के रखे हुआ है, लेकिन उसके अंदर चीजें मौजूद हैं जिसपे सजाएं भी हुई। तो ये सब चीजें मिला के अब देखें कैबिनेट की मीटिंग होती है, लेकिन ये जो उससे पहले स्टैंस क्या बैकग्राउंड होता है। नून लीग का जो ये स्टैंस बदल रहा है, जैसे जावेद लतीफ साहब की हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये अब बदल रहा है। कोई मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो एक खान साहब की पॉलिसी होती थी ना, एक स्टेटमेंट मार्केट में फ्लोट करके टेम्परेचर चेक करना, इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, इसका क्या बैकलैश आता है, नहीं आता, अगर आ गया तो यू टर्न ले लेंगे, नहीं आया तो उस पर कायम हो जाएंगे। मुझे लगता है ऐसा कोई नून लीग ने किया, लेकिन थोड़ा ज्यादा कर लिया, ऐसा फील हो रहा है। नहीं, देखें ये जो खुरम दस्तगीर और मियां जावेद लतीफ है ना, इनकी बात बराए बात है। असल बात आप देखें जो इसहाक डार ने कही कि फैसला नहीं हुआ, हम अभी इत्तेहादियों से बात करेंगे, वो टेम्परेचर भी चेक कर लिया गया है। इत्तेहादियों ने भी ये कहा है हमसे मशवरा नहीं किया। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मशवरा जिन से होना है वही बता देंगे कि जी ये मशवरा हो चुका है और अब हमने इसको कबूल कर लिया, क्योंकि फैसला अब फाइनल कैबिनेट में ही होना है कि आप कहाँ इसको भेज रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि यही काम 2019 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ इमरान खान ने किया था, वजीर आजम थे, और उन्होंने तो आर्टिकल 6 जो है लगाने से भी पहले या बातों से पहले कह दिया था। उनकी कैबिनेट की ब्रीफिंग फवाद चौधरी ने दी थी कि ये इंडियन फंडिंग पार्टी है, लिहाजा हम इसे बैन कर रहे हैं, और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत उसको बैन भी कर दिया था, वजारत दाखिला से नोटिफिकेशन भी करा दिया था, और फिर बाद में वापस भी लिया। तो हमारे आप जितने जमहूरियत पसंद हैं, किसी को ये ना समझें
कि कोई एक दूसरे से कम है और या आगे पीछे, सब एक दूसरे के साथ चलते हैं और कोई नई गलती करने को तैयार नहीं है। सब कहते हैं सबने कहना है पुरानी दौरानी। अच्छा, तो आमिर साहब इस फैसले पे यू टर्न नहीं ले सकती हुकूमत? प्रेशर में तो नहीं आएगी इत्तेहादियों की जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से? मैंने आपसे कहा है कि उन्होंने चेक कर लिया सब कुछ। अब फैसला करेंगे तो पता चलेगा। जैसे डार साहब ने कहा है ना, अगर यू टर्न लेना हो तो अपने इत्तेहादियों के ही नाम पे पीछे भी हट सकते हैं, अपने इत्तेहादियों के साथ देने पे सब आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, लोगों को मैसेजिंग करना होता है कि जी फिर देखें इसके बाद तो हम इससे आगे जाएं। अच्छा, आप ध्यान में रख लें कि क्या कर सकते हैं। ठीक है आमिर साहब, थोड़ा सा हुकूमती कारकर्दगी पे भी हम चाहते हैं कि हम बात कर लें, क्योंकि माशी तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज यही था, इसी चैलेंज से निपटना था और यही चैलेंज इस वक्त भी आड़े आ रहा है। और किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उसके आवाम को रिलीफ देना होता है माशी तौर पर। एक तो हुकूमत मुसलसल इसमें चैलेंजेस का शिकार है, कोई हल नहीं निकाल पा रही है, चाहे फ्यूल प्राइसेस हों, बिजली की प्राइसेस हों, उसमें इजाफा हो रहा है और आवाम, जाहिर बात है इसमें मैं और आप भी शामिल हैं, वो परेशान ही हैं। अब अगर ये जो फिच प्रिडिक्ट कर रहा है वो अपकमिंग 18 मंथ्स के, इसके अंदर जी शायद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी रहें, ये हुकूमत भी रहे, तो ये 18 माह का अरसा पिछले कुछ महीनों को शामिल करके एक ऐसा अरसा है जिसमें कम से कम आप अपना एक ट्रैक दे सकते हैं कि इस टाइप की गवर्नेंस हम कर रहे थे या करना चाह रहे थे, आपकी पॉलिसीज का असर होना शुरू हो जाता है। इन 18 माह को आप कितना क्रिटिकल देखते हैं आने वाले वक्त के लिए, इन केस इफ इट हैपेंस? देखें, वो जब होगा तो यहाँ इस मुल्क में 2/3 अक्सरियत वालों के साथ भी हो जाता है और जिनका पेज खुद गारंटी होता है उनके साथ भी अदम एतमाद आ जाती है। आप किसी चीज को इस लिहाज से नहीं कर सकते, लेकिन असल सिचुएशन इकोनॉमिक है कि क्या इतना सब कुछ करने के बाद जिसमें अवाम को सिर्फ अवाम की धुलाई हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा, तो अगर आप रिजल्ट अगले 6 महीने में आप IMF का वो भी ले लेते हैं, पैकेज भी आ जाता है कर्जे की सूरत में, आप इन्वेस्टमेंट ले आते हैं और मामला ठीक नहीं होते और इन्वेस्टमेंट नहीं आते तो होने ही नहीं ठीक, क्योंकि इसके बगैर तो बात ही नहीं है। क्योंकि अब आपके पास ज्यादा से ज्यादा कर्जों को अदायगी के लिए मजीद कर्जों की का असूल है जो इस वक्त पैकेज की सूरत में IMF के आया और इसके बाद आप दुनिया के तमाम जो लेंडर्स हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट मौजूद होगा कि हम इकोनॉमी को ठीक कर रहे हैं। तो उसके नतीजे में भी आपको आवाम की तरफ ही जाना है। अगर आप यहाँ कारोबार जिंदगी नहीं खोल सकते, लोगों को रोजगार नहीं मिल, महंगाई तो है और वो अगर 38 से 11.5% पे आ गई और वो मजीद बढ़ेगी इस साल में 2-4%, और अगर इंटरेस्ट रेट जिसको आम जुबान में आप कहें कि सूद की जो शरह है वो अगर कुछ कम होती है और कारोबार बढ़ता है, फिर तो सारे कुछ बेहतर हो सकता है। और अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो जाहिर है कि फिर आपको सोचना पड़ता है कि अच्छा अगर ये भी नहीं तो क्या हो सकता है, क्योंकि मामला तो आम आदमी के बस से तो बहुत अरसे से बाहर हो गए। पहले कहते थे 2 वक्त की रोटी, अब 1 वक्त की रोटी, और घरों बच्चों की फीस, सेहत, पढ़ना उनका, ये भी हर किसी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स की जिसकी बहुत लिमिटेड जराए हैं, जिनके पास अच्छे जराए हैं, उनको भी इन्होंने छोड़ा तो नहीं है जो टैक्सों में भरमार की है, जी ठीक है। और हर तरफ से पिटाई हो रही है कि कोई, वो कहते हैं ना, कोई खैर की खबर नहीं आ रही, हमारे साथ तो वही हो रहा है। अच्छा, ये जो रिजर्व सीटों का मामला था, इसके ऊपर कुछ आपके शहर के आपके आसपास के साफी बल्कि कहूँ, वो ये खबरें भी दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में शायद शहबाज शरीफ साहब को री इलेक्शन की तरफ जाना पसंद करेंगे अगर ये प्ली गवर्नमेंट की इसको नहीं सुना जाता। और हमने देखा तो है कि इस पर रेजिस्ट तो किया है हुकूमत को, खास दिल से फैसला कबूल तो नहीं किया। तो ये खबरें ठीक है क्या? ऐसा कुछ सोच रहे हैं? आपके जराए क्या कह रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब ऐसा कुछ सोच रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल, सोच ये नहीं है कि इस सीटों के बाद कोई गवर्नमेंट बदल जानी है। गवर्नमेंट तो ये सीटें मिले ना मिले, पीपल्स पार्टी अगर जो एस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुआहदा है वो खत्म होता है और पीपल्स पार्टी साइड पे रह जाती है तो गवर्नमेंट नहीं रहती। पीपल्स पार्टी को PTI कबूल कर ले, PTI पीपल्स पार्टी को कबूल कर ले, तब भी चली जाएगी। ये नहीं हो रहा कि जी इन सीटों से गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ता है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो थी जिसके बारे में एक प्लान करके खबर दी गई थी कि जी ये काजी फायद ईसा को 3 साल दिए जाने हैं। और सारी दुनिया को पता है कि जब आप अगर उम्र बढ़ाते हैं तो वो फिर सबके लिए बढ़ती है, एक के लिए नहीं। वरना तो 62 साल की तो बहुत अरसे से ये चल रही है, इस दफा बड़ी सीरियस थी। और ख्याल ये था कि कैबिनेट जब बजट पास करने की वो मसवदे की मंजूरी देगी तो ले आएगी, तो फिर हमने चेक किया तो पता चला कि नहीं, क्योंकि उससे आपको बजट में फर्क पड़ता है कि जो पेंशन का बजट है वो बहुत बड़ा हमारे लिए कर्जे के बाद मसला बना हुआ है। तो वो भी ना हुआ, वो तो फिर यकसा होता। और जाहिर है इसके लिए फिर एक नया होता कि जी बाकी तो सबकी हो सकती थी, जजों के लिए तो फिर आईनी तरमीम चाहिए आपको 65 साल से अगर आपको उसको बढ़ानी है या सिर्फ चीफ जस्टिस की बढ़ानी है
ये और चीजों के लिए थी पॉलिटिकली, वो ना हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब देखना ये होगा कि क्या इसको खुशदिली से सब लोग कबूल करेंगे या इसके अंदर जो मेरी अपनी भी राय है कि बहुत कुछ आइन में राइट कर दिया गया, रीराइट कर दिया गया है, जैसे 63A में किया गया था। वो जो मुकम्मल इंसाफ है वो एक तरफ ही चलता चला गया। और अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन की भी मीटिंग हो रही है 3 बजे। पहला तो रद्द-ए-अमल और एक्शन का ऑर्डर उनके ऊपर है ना, ये इलेक्शन कमीशन इस अमल को 15 दिन के अंदर अंदर जब पीटीआई के लोग देंगे उसकी इंप्लीमेंटेशन का काम शुरू करेगा। अब इलेक्शन कमीशन इसमें रिव्यू के लिए क्या करता है, इसके ऊपर वो देखते हैं आइन के अंदर क्या गुंजाइश है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमें ये देखना होगा कि वो 1 या 2 दिन में फैसला करेंगे। आपको और हमें मूड पता चल जाएगा इदारे क्या चाह रहे हैं। तो आमिर साहब, जिस तरह से सॉरी, अभी आपने जिक्र भी किया तहरीक इंसाफ इंडिया दे रही है तहरीक अदम एतमाद लाने का, जो लतीफ़ खोसा कह रहे हैं अपने एक बयान में कि पीपल्स पार्टी से इस हवाले से बात हो सकती है, क्या ये मुमकिनात में से है? आगे चल के ऐसा कुछ होता हम देख सकते हैं? सियासत नामुमकिनात में नहीं होती, मुमकिनात में होती है। और आज शायद इमरान खान साहब की पेशी भी है और जर्नलिस्ट मिलेंगे, तो ये सवाल जरूर उनसे होगा कि वो पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे, क्योंकि उनका भी कोई पता नहीं होता है कि एक दिन मिलाने के लिए तैयार हो और अगले दिन ना हो। तो हमें ये देखना होगा। और पीपल्स पार्टी जिन वायदों में बंधी हुई है वो कहाँ तक उससे इतनी आसानी से, क्योंकि उसके बगैर ये भी नहीं ला सकते, अदम एतमाद पीटीआई वाले पेश कर सकते हैं, उसको पास नहीं करा सकते, क्योंकि मैजिक फिगर 169 वो तो चाहिए है ना, वो आपको पेश करना है अदम एतमाद। लतीफ़ खोसा साहब का खुद तहरीक इंसाफ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी दिलचस्प मुमकिनात में से है। ये भी हम अगर तारीखी नुक्ता निगाह से देखें। अच्छा, क्विकली अब हमें आपकी मुलाकात भी हुई चीफ मिनिस्टर पंजाब से, हमने देखा, हमें तो बाद में पता चला सोशल मीडिया के जरिए कि मुलाकात हुई है, तो हम नहीं तो उस दिन जरूर हम पूछते आपसे उस इंटरेक्शन में क्या सोच रही हैं मरियम साहिबा, पंजाब के अंदर लेकर एक्टिव तो बहुत हैं लेकिन लोगों के मुतज़ाद ख्यालात हैं। कुछ लोग ये भी कहते नजर आते हैं जी कागजी हद तक एक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं, कुछ कहते हैं नहीं जितनी ये एक्टिव हैं ये अपना वोट बैंक वापस ले आएंगी। क्या बॉडी लैंग्वेज आपने देखा? व्हाट वाज योर टेक इस मुलाकात में, क्या समझ आया आपको? मुझे नहीं समझ आया कि कौन लोग वो ये कहते हैं कि कागजी हद तक, जो चीफ मिनिस्टर सुबह शाम हर जगह पे। अच्छा, हमारे एक साफी दोस्ती और इसी स्टूडियो में कुछ दिन पहले कह के गए ऑफ द रिकॉर्ड। नहीं, वो देखे ना, मैं वो चाहे ऑन द रिकॉर्ड भी कहे ना, तो जब आंख ही ना देख सके तो उसको क्या आप कहेंगे ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड। एक वजीर आला अबूज़र साहब थे, एक परवेज इलाही थे, एक शहबाज शरीफ थे और एक मरियम नवाज हैं, और जो हर जगह पे, बल्कि अब आप उसे कहें कि हर मकतब फिक्र के साथ भी नजर आ रही है। जो कल उन्होंने 10वीं मुहर्रम के ऊपर सबीलों का इंतजाम किया जी। और वो एक हम आहंगी की बात है कि पाकिस्तान को इस वक्त टॉलरेंस की जरूरत है कि गवर्नमेंट में और इदारों में और जो हमारे मकातब फिक्र, चाहे वो जुलूस कर रहे हैं, मुहर्रम के कर रहे हैं या रबीउल अव्वल के कर रहे हैं, हुकूमतों का काम यही होता है कि सहूलतें पैदा करें आम आदमी के लिए। तो मेरी जो मुलाकात थी वो बुनियादी तौर पे जो किसान को नुकसान हुआ गंदम पे, उस पे गुफ्तगू हुई, और आइंदा जो ये इंटरेस्ट फ्री कार्ड देने जा रही है किसानों के और सोलर के ऊपर, और कोई मकसद नहीं था उसके ऊपर कि मैं अदरा जानता, और वही मैंने डिस्कशन की और इसीलिए उसको सोशल मीडिया पे डाल भी दिया। वरना तो जाहिर है कि मेरी मुलाकात किसी से भी हो, वो अगर मैं नहीं डालूंगा, कोई वो तो था नहीं, कोई सियासी रहनुमा तो कोई नहीं मिल रहे थे ना आपस में जो प्रेस रिलीजें जारी कर रहे थे। हम मीडिया में हैं और हमारा काम है कि हम लोगों को बताएं कि जब हम जिनसे मिलते हैं लोगों से हम किस बारे में बात करते हैं और क्यों करते हैं, क्योंकि ये कंसर्न था हमारा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जहां बहुत काम कर रही हैं, भाग रही हैं, वहां जो लोग सफर कर रहे हैं उनकी भी बात उनसे की जाए, उनके दिल में भी उनका दर्द मौजूद है। आपको बात पहुंचानी चाहिए, जब जाएं किसी से भी बात करें आपको वो सवाल करना चाहिए जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग कहना चाहते हैं। तो हुक्मरानों के सामने अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर कहां करेंगे? चलें, आई अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और हमारे साथ मौजूद। रियाज राना, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद थे और मुख्तलिफ सियासी उमूर पर बात कर रहे थे। लाहौर में बारिश जारी है, इसका एहसास हमें स्टूडियोज के अंदर भी हो रहा है। आपने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको बताते हैं कि मैट्रिक बोर्ड के सालाना जो इम्तिहानात थे उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं और कंट्रोलर बोर्ड के मुताबिक 2,50,000 से ज़्यादा तलबा इम्तिहानात में शरीक हुए और 1,74,000 जो तलबा हैं मैट्रिक इम्तिहानात में पास हुए। और मैट्रिक में कामयाबी का जो तनासुब है 69.75% रहा। और खुशी की बात यह है कि मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखने वाले और दानिश स्कूल के तालिब इल्म
अयान काशिफ ने 1200 में से 1190 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल किया और लाहौर बोर्ड में टॉप भी किया है। अयान काशिफ की जो कामयाबी है उस पर उन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने न सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि उन्हें और उनके ख़ानदान को वज़ीर आज़म हाउस बुलाया और उनसे गुफ्तगू भी की। और किसी भी तालिब इल्म के लिए इससे बड़ा एजाज़ क्या होगा कि मुल्की सतह पर उसकी मेहनत को इस तरह से सराहा जाए। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ अयान मौजूद है, उनसे ज़रा बात करते हैं। उनको 10 लाख रुपए का मिला और मैं साथ ये भी पूछूंगा, हमारी तो बड़ी मुश्किल से हम पास भी होते थे, इतने नंबर कैसे ले लेते हैं इतने लाइक बच्चे। अस्सलाम वालेकुम अयान, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस आपकी रही है, आपने टॉप किया है, बहुत मुबारक आपको। हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ते रहे हो क्या? सिर्फ पढ़ते रहे हो आप और कुछ नहीं किया अयान? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हमारे जो मौजूद पीएम मिस्टर शहबाज शरीफ है उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये दानिश है, ये उनका ही वेन है और दानिश के बगैर मैं ये अचीव ना कर पाता। आई थिंक एक चीज़ है, आपकी एक बेस होती है, वो भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो मेरी मदर है वो एजुकेटेड है, तो उन्होंने भी मुझे मेरी बेस अच्छी की है, तो उनका भी बहुत बड़ा क्रेडिट है। और मेरे टीचर्स हैं, उनकी हार्ड वर्क है, उनकी डेडिकेशन है, उनकी सपोर्ट है और आपकी पर्सनल हार्ड वर्क भी है, कंसिस्टेंसी भी है, तो सब कंबाइंड होते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। यही मैंने पूछा, कितना हार्ड वर्क है इसके अंदर, कितनी मेहनत की, कितना काम किया, कितना पढ़ा? जी, मैंने खुद भी बहुत मेहनत की और जो मेरे टीचर्स हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की, उन्हें सपोर्ट किया। जो मेरे इंस्टीट्यूट है उसका जो एग्जामिनेशन का जो प्रोसीजर है वो भी बहुत अच्छा है। हमारे जो वीकली टेस्ट हैं, मंथली टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, ताकि जो हमारी प्रेपरेशन है उसमें कोई हमें रुकावट ना आए। उसके बाद जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें हमें कोई बर्डन फील नहीं होता है। तो आई थिंक टीचर्स का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है और पर्सनल हार्ड वर्क भी है। और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ थ्रूआउट द ईयर मेहनत करें तो आपको बिल्कुल भी जो परेशानी नहीं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। अच्छा, ये बताइएगा एक्सपीरियंस कैसा रहा वज़ीर आज़म साहब से? एक तो होता है दाद और पज़िराई मिलना, उनसे मुलाकात करना और वज़ीर आज़म हाउस आपको इनवाइट किया गया, वो कैसा एक्सपीरियंस था? जी मेरे लिए एक बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मेरी मुलाकात होगी, और ये एक प्राउड मोमेंट था मेरी फैमिली के लिए, मेरे इंस्टीट्यूट के लिए, और ये एक बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए और एक यादगार मोमेंट था और मैं इसको हमेशा याद रखूंगा। अयान, कैसे मुख्तलिफ है दानिश स्कूल में? आप दानिश स्कूल की इतनी तारीफ करें, ज़रा हमें बताइए इसमें क्या डिफरेंट है जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर ये ना होता तो आप टॉप ना कर पाते? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो दानिश स्कूल का स्टाफ है, जो सारे टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, उनका एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। उसके साथ साथ हमारे पास 24/7 अवेलेबिलिटी है हमारे टीचर्स की, अगर हम कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास साइंस लेबॉर्ट्रीज हैं, लाइब्रेरीज हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, हमारे इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्पोर्ट्स के भी, साथ साथ स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं और साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखते हैं। तो जब एक बैलेंस मेंटेन होता है तो हमारी जो स्टडीज़ है उस पर, जो हमारी एकेडमिक लाइफ है उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, और साथ ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जिस तरह अपने इदारे की तारीफ कर रहे हैं, इसका क्या एग्जामिनेशन सिस्टम बाकी जो बोर्ड का सिस्टम है उस जैसा है या एग्जामिनेशन सिस्टम भी फ़र्क है? जी बिल्कुल, बिल्कुल सिस्टम में हमें प्रिपरेशन कराई जाती है ताकि हम में अच्छे से अपने एग्जाम्स को दे सकें। हमारे बिल्कुल बोर्ड का सिस्टम होता है और हमारे हॉल में बाकायदा हमारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाते हैं। कोई सारी टीचर्स की ड्यूटी होती है और कोई चीटिंग वगैरह नहीं होती, और बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से हमारे वीकली और मंथली पेपर्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। अच्छा, तो अयान ये बताएं ना, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका और क्या इरादा है आगे चल के उसी सब्जेक्ट को, जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसे कंटिन्यू करने का? फेवरेट सब्जेक्ट है एक आईटी एंड फिजिक्स, और आगे मेरा यही इरादा कि आईटी की फील्ड में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करूं। So when you got to know that you have topped the board, कब आपको पता चला, और जब पता चला उस वक्त क्या फीलिंग थी? I got to know on 8 July about 5:30 p.m. And I couldn't expect. I was expecting this position, but I was not expecting the top position. But it was a memorable moment for me, and I was overwhelmed with joy at that time. और रिजल्ट आपने खुद चेक किया था या स्कूल ने कॉल करके बताया कि आपका ये रिजल्ट आया? ये हमें लाहौर बोर्ड से कॉल आई थी। लाहौर बोर्ड से, और लाहौर बोर्ड ने ही पहले बता दिया था कि आप टॉपर हैं? उन्होंने बता दिया था साथ ही? जी, फर्स्ट जो कॉल है उसमें बताया था कि आपकी पोजीशन है, लेकिन जो सेकंड कॉल है उसमें बता दिया था कि फर्स्ट पोजीशन। ओके, दैट्स अमेजिंग। और क्या इस प्लानिंग के तहत आप यार पढ़ रहे थे कि यू हैव टू गेट अ पोजीशन, आई मीन स्कूल के अंदर या क्लास के अंदर, या फिर था कि नहीं अपनी तरफ से अच्छा करना है, पोजीशन आए ना आए? जी, जो मेरे टीचर्स हैं उनको भी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, मुझे भी एक्सपेक्टेशंस थी। उन्होंने कहा था कि दैट यू कैन डू इट, और उनकी सपोर्ट थी
और सबको उम्मीदें थी कि मेरी इंशाल्लाह पोजीशन आएगी, और मुझे भी पर्सनली उम्मीद थी, मेरी फैमिली को भी उम्मीद थी। अच्छा। तो उम्मीदें पूरी होगी। तो अयान, जो प्री बोर्ड होता है उसमें भी आपके मार्क्स इतने ही थे टोटल में से, या इससे ज़्यादा थे या इससे कम थे, और जो फाइनल बोर्ड था एग्ज़ाम उसके अंदर आपके ज़्यादा नंबर आ गए? जो 10th में थे उसमें आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर बेटर, और जो 10th में मार्क्स की जो डिडक्शन है आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है, और आई वाज एक्सपेक्टिंग 1195। ओह माय गॉड, 5 नंबर नुकसान है ब्रो, वी कैन अंडरस्टैंड। हम ये जो पेन है ना, ये समझ सकते हैं यार, वी कैन अंडरस्टैंड। जब कोई इतना पढ़ता है, 10 लाख रुपए का क्या करना है ब्रदर? या कि उसको एजुकेशन के लिए डोंट टेल मी, खुद अपने लिए कुछ नहीं ले रहे, कोई आईफोन वगैरह नथिंग? अभी लैपटॉप मिल गया, आई थिंक इट्स इनफ। लैपटॉप तो आपको मिल गया है ना, लैपटॉप भी तो मिला है आपको। हमारी सब चीजों पे नजर है हमारी। हमने वो पूरी तकरीब जो है कवर भी की थी इमरान, मुझे याद है। सो यू हैव अ लैपटॉप। चलें, अब जरा ये बताइए, हम ना टाइम हमारा खत्म हो रहा है, पेरेंट्स के क्या जज्बात है? आपकी अम्मी शायद आपके साथ थी, उनको भी प्राइम मिनिस्टर मिले, बड़ा अप्रिशिएट किया, उनके क्या जज्बात थे, उनका क्या कहना है सारी अचीवमेंट के बाद? इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। जी, मेरी जो मदर है वो भी बहुत खुश है, और ये उनके लिए एक प्राउड मोमेंट था, और उनको भी मेरे से एक्सपेक्टेशंस थी, उनकी सपोर्ट थी, और उन्होंने जो मेरी बेस बिल्ड करने में उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि आई थिंक जो आपकी जो लेडीज़ हैं उनको एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि जो अपने आगे चिल्ड्रन है उनको जो बेस में। अच्छा, क्विकली मैं अयान आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, दानिश स्कूल तक कैसे जाएं आप बच्चे? स्कूल्स तो बड़े अच्छे लग रहे हैं हमें, पढ़ाई भी अच्छी लग रही है वहाँ पे, तो क्या कोई भी बच्चा जा सकता है? आप कैसे गए दानिश स्कूल तक? जी, हमारा जो हर ईयर है, हमारा एक एग्जामिनेशन एंट्री टेस्ट एग्जाम होता है, जिसमें जो स्टूडेंट्स है वो सिलेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद मेरिट के बेस पे आपका रिजल्ट आता है। अगर आप मेरिट के लिए सेटिस्फाई करें मेरिट को, तो आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यानी कि मेरिट पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद होगा। एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक उस बच्चे को जिसकी सेकंड पोजीशन आई है, जो इस वक्त आपको देख के कह रहा है कि आज अयान की जगह मैं बैठा होता या मैं बैठी होती, या उन बच्चों को जो पोजीशंस नहीं ले पाए, उस सतह पे नहीं आ पाए, 5-10 नंबर्स के, कुछ भी उनको कहना चाहो आप? आई थिंक ये जो 5-10 नंबर के डिफरेंस है, ये मैटर नहीं करता। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड कंटिन्यू योर हार्ड वर्क, इंशाल्लाह आप भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आप इंस्टीट्यूशन का जो रंग है वो आपके अंदर नज़र आ रहा है, हमने कहा ज़रा देख तो लें, तो माशाल्लाह एक अच्छी ग्रूमिंग है। विद द टाइम वी बिलीव कि और पनपेगा। अभी नए इदारे ये दानिश स्कूल के, तो अल्लाह करे ऐसा हो, अच्छा हो। ये अच्छा प्रोजेक्ट है, तालीम को लेकर या सेहत को लेकर कुछ भी है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर। तो अयान एक अच्छी मिसाल है हमारे सामने, लाहौर बोर्ड को टॉप किया उन्होंने, दानिश स्कूल के स्टूडेंट हैं, इनको अप्रिशिएट किया गया। लेकिन मैं एक्सपेक्ट प्राइम मिनिस्टर से ये भी करूँगा कि दानिश के अलावा भी अगर कोई बच्चा टॉप करे तो फिर उसको भी आप ऐसे ही बुलाएं, क्योंकि ये आपका अपना प्रोजेक्ट है। तो लोगों में ये ना जाए कि चूंकि आपका प्रोजेक्ट था इसलिए आपने उसको अप्रिशिएट किया। कोई भी बच्चा उसको बुलाएं ताकि हम ओवरऑल तालीम को प्रमोट करें। बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सप्रेसो में वक्त तो एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हम वापस आएंगे कुछ इंशाल्लाह। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब ज़रा कुछ बात कर लेते हैं। बहुत सारे वायरसेस ऐसे आ गए हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, और वो बड़ी ख़तरनाक हद तक हमें नुकसान पहुंचाने की अहलियत रखते हैं, और वो पहुंचा भी रहे हैं। ऐसे एक वायरस है निगलेरिया, जानलेवा वायरस है। अभी तक लोगों को इतना ख़ास इल्म नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये जो वायरस है ये दिमाग खोल वायरस है। आमतौर पर ताज़ा और साफ़ पानी, नदियों और गर्म चश्मों में ये पाया जाता है। निगलेरिया की ख़ास जो नस्ल है निगलेरिया फुलेरी, इंसानों को मुतासर करती है, और ज़्यादातर ये वायरस खुले पानी में नहाने वाले अफराद पर हमलावर होता है, और नाक के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल होता है, और नाक की जो झिल्ली है उसे मुतासिर करता हुआ दिमाग तक पहुंचता है, और आहिस्ता आहिस्ता इंसानी दिमाग को खाना शुरू कर देता है। ये जानलेवा वायरस है क्या, और इसका शिकार होने से कैसे बचा जा सकता है, इस पर आज हमने बात करनी, क्योंकि इसके कुछ केसेस जो हैं वो भी सामने आए। बिल्कुल, रिसेंटली भी आए और इससे पहले भी कुछ अमवात हुई हैं बाकायदा। ये जानलेवा वायरस है, और साफ पानी नुकसानदेह भी है, पता भी नहीं चलता। खैर, नन अदर देन डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, वायरसेस के हवाले से एक्सपर्ट्स हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं इसके बारे में, और फिर कुछ एहतियाती तदाबीर भी ओबियसली जान लेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। अच्छा, एक तो ये कि ये वंस अगेन अनदर वायरस, इसको हम पहले भी आई बिलीव डिस्कस कर चुके हैं और ऑफ एंड ऑन करते रहते हैं, क्योंकि ये है ऐसी खतरनाक चीज़। इस वक्त इसकी इंटेंसिटी क्या है और इसकी शक्ल क्या है जिसकी बेस पे ये ताज़ा तरीन केसेस भी सामने आ रहे हैं? आपके पास क्या अपडेट्स हैं इसको लेकर डॉक्टर साहब?
सो देखिए, पहली चीज तो ये कि जस्ट टू क्लैरिफाई कि ये वायरस नहीं है, ये एक अलग किस्म का जरासीम है, ना ये बैक्टीरिया ना वायरस, ये तीसरा जो जरासीम है वो है। अच्छा। और इसके केसेस जो है वो कराची और उसके आसपास की जगहों में जैसी गर्मी होती है तो ये शुरू हो जाता है, क्योंकि ये इस जरासीम को गर्म पानी बहुत पसंद है। तो जैसी गर्मी शुरू होती है तो हमारे पास यहाँ केसेस आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे आपने बोला कि ये तालाबों में फ्रेश वाटर में नहाने से होता है, मगर प्रॉब्लम ये कि हमारे नलकों में जो पानी आता है वो जो कराची के आसपास जो झील है उधर से आ रहा होता है, और चूंकि ये ट्रीट नहीं होता है, इसमें क्लोरिनेशन नहीं होती, जब आप नलकों में आता है तो एक तरह से ये वही पानी हमारे नलकों में आता है और नलकों से फिर हमको लगता है ये। तो डॉक्टर साहब, कोई भी शख्स जो खुले पानी में नहाने वाला है वो इससे मुतासिर हो सकता है? खुले पानी में नहाने की जरूरत नहीं है। जो भी आप जब आप नहा रहे होते हैं, अपने घर में भी नहा रहे होते हैं, तो वो खुला पानी ही है ये। तो यानी कि ये कोई भी शख्स इससे मुतासिर हो सकता है। असरात इसके क्या हैं, इसकी निशानियां क्या हैं, तो सिम्टम्स? जैसे कि आपने बताया कि ये बुनियादी तौर पे गर्दन तोड़ बुखार पैदा करता है। तो गर्दन तोड़ बुखार चाहे जो भी वजह हो, उसके अंदर तेज बुखार, सर में दर्द, गर्दन में दर्द, बेहोशी की हालत, और इसमें अमात बहुत जल्दी होती है। अमात की शरह इसमें तकरीबन 99% या उससे ज्यादा होती है जी। यूजली 3 से 4 दिन में बस मौत होती है। और इसके फैलाव के क्या असबाब हो सकते हैं डॉक्टर साहब? सो अगेन, जैसे आपने बोला कि ये जरासीम जो है ये पीने से नहीं लगता है, ये जरासीम नाक के जरिए अंदर दिमाग में जाता है। नाक और दिमाग के दरमियान पतली सी झिल्ली होती है, उसके थ्रू ये अंदर घुसता है। तो इसेंशली अगर नाक पानी में जाए तो फिर ये जरासीम को ये लग सकता है। पानी में जाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो नहाते हुए ये एहतियात करना है कि आप जरा ऊपर देख के ना नहाएं, ताकि पानी प्रेशर के साथ आपके नाक में ना जाए। जैसे मैंने कहा, हमारा पानी आलूदा होता है जो नाकों में आता है। एंड सेकंड, वजू करते हुए जो पानी जाता है जी, तो उसमें कोशिश करें कि वजू के लिए गुस्लखाने में या मस्जिद में अगर जा रहे हैं तो अपने साथ छोटी सी बॉटल रख लें, उसमें उबला हुआ पानी रख लें। उबले हुए पानी में ये खत्म हो जाता है। तो उससे आप अपना नाक साफ कर लें। और तीसरा तरीका है, जिनके घर में टैंकी होती है पानी के, उसमें आप खुद ही क्लोरीन डाल सकते हैं और उसके टैबलेट मिलते हैं। मगर उसका जो हिसाब होता है वो आराम से आपको ऑनलाइन मिल जाता है। डिपेंड करता है टैंकी कितनी बड़ी है, पानी कितना है, उसमें आप कुछ इसमें टैबलेट डालते हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी अलामात का जिक्र किया, अगर किसी शख्स को ये सिम्टम्स जाहिर हो जाते हैं, उसके बाद क्या कोई मेडिकेशन, कोई क्योर है या कोई वैक्सीन कुछ इस तरह से, या फिर जिस तरह से आपने बताया कि डेथ रेट इसमें 99% है? चक्कर ये है कि ये बीमारी बहुत ही रेयर बीमारी है। ये दुनिया में बहुत कम पाई जाती है। इनफैक्ट आई थिंक कराची या ये वाले इलाके दुनिया के वाहिद इलाके जहाँ पे ये इस कसरत से पाया जाता है। अगर मैं मिसाल दूँ, मैं इन्फेक्शन डिजीज का माहिर हूँ। अगर मैंने पूरे अपने करियर में एक भी केस देख लिया तो मैं कहता ये बहुत ही अनोखी चीज़ है। मगर चूंकि तो यानी कि इसका मतलब है इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन अमूमन उन बीमारियों की जो कि कॉमन होती है, और इलाज भी इसका कोई बहुत स्टैंडर्ड नहीं है, बिकॉज वो इक्का दुक्का जो लोग बच्चे हैं फिर हम वही चीजें ट्राई करते हैं। मगर है इसकी, मगर वो बहुत अच्छा काम नहीं करती। एहतियात ही जरूरी है। तो क्या डॉक्टर साहब, फिर ये जिस तरह से अभी आपने कहा कि इसको गर्मी बड़ी पसंद है, गर्मी आते ही फैलता है, तो ये जो ट्यूबवेल्स और स्विमिंग पूल्स पे नहाना और ये सब कुछ, इन पे कुछ पाबंदी लग जानी चाहिए कुछ देर के लिए? ये अगेन दोबारा ये कि जितने लोग हमारे पास आए हैं वो ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने स्विमिंग पूल में नहाया था या जो ट्यूबवेल में नहाए थे। ये वही लोग हैं जो नॉर्मल घर पे ही होते हैं। एन इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि ये जरासीम आपके नलके के पानी में आ रहा है, क्योंकि नलके के अंदर वही तालाब का पानी आपके नलके में पहुंच रहा है, वही अनफिल्टर्ड बगैर साफ किए हुआ पानी आपके पास पहुंच रहा है। तो करना ही चाहिए कि जब गर्मी होता है, गर्मी शुरू होती है, तो भाई एहतियात का आपको करना शुरू करनी है, ये वजू का और क्लोरीन का और नहाते हुए। और इसमें डॉक्टर साहब आप ये भी कह रहे हैं कि इसमें एज ग्रुप भी ऐसा मैटर कोई नहीं करता कि किस एज ग्रुप पे इसका इफेक्ट ज्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है? तो जनरली जो हमने केसेस देखे यहाँ पे वो बच्चे नहीं, वो तकरीबन 20-30 मैक्सिमम 40 साल वाले लोग somehow ज्यादा देखे हैं। एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स टू गेट अ पर्सन डाउन? आपने अगर कोई केस फॉलो किया है या स्टडी किया है, कितना टाइम एक आदमी को लगता है मुतासिर होने से लेकर उसकी मौत तक, कितना वक्त चाहिए इसको? अमूमन एक दफा को दाखिल होता तो 3 से 4 दिन मैक्सिमम। इससे ज्यादा सर्वाइव नहीं करता? यूजुअली नहीं करता। बाय देन फिर हमको पता था कि जो भी हम करेंगे हमारी ट्रीटमेंट काम नहीं करेंगे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जो आपने जिस तरह बताया कि सिम्टम्स जो हैं वो इस तरह है, गर्दन तोड़ बुखार या कुछ, तो पता कैसे चलता है कि नेग्लेरिया? कोई खास टेस्ट है जो किया जाता है जिसके थ्रू ये पता चलता है कि ये जो है मसला, ये गर्दन तोड़ बुखार किस वजह से हुआ है, नेग्लेरिया की वजह से हुआ है?
जी, सो गर्दन और बुखार के डायग्नोसिस के लिए जो वाहिद एक तरीका होता है वो रीड कैविटी से एक सुई के जरिए जो दिमाग के अराउंड पानी होता है उसका टेस्ट होता है, उसमें पता लगता है कि गर्दन और बुखार है कि नहीं, एंड फिर उस पानी के ऊपर फिर इस जरासीम का खास टेस्ट होता है। राइट, एंड वन मोर क्वेश्चन डॉक्टर साहब, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो आपको देख रहे हैं, माशाल्लाह यू सीनियर, आप उनको क्या मशवरा देंगे इन केस इफ दे आर रिपोर्टेड विद एनी सच केस, तो क्या इनिशियल इकदाम क्या आप रिकमेंड करते हैं बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल? जी, सो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ये कि इस बीमारी का अपने जहन में रखना जरूरी है, खासतौर पर जब गर्मी होती है, बिकॉज गर्दन और बुखार के बहुत सारे रीजंस होते हैं, अगर इसको चेक नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज बहुत सारे अनडायग्नोसिस केसेस भी निकलते हैं। एंड सेकंड, अगर आपको शुबा भी है तो फौरन ही किसी बड़े अस्पताल में इनको मुंतकिल करें, बिकॉज इसकी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत मुश्किल होती है, इसमें बहुत स्पेशलाइज्ड केयर की जरूरत है। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपको जब भी मधु तशरीफ लाते हैं और वक्त देते हैं। डॉक्टर फैसल वबाई अमराज के माहिर हैं और वो बता रहे थे कि एक तो वुजू करते हुए नाक में पानी डालने से साफ पानी के अंदर ये पाया जाता है, हो सकता है। उसके अलावा नहाते वक्त अगर आप नाक में ज़ोर से पानी डालें तो ये नाक के ज़रिए आपके दिमाग तक पहुंचता है, दिमाग को खाना शुरू कर देता है, 3 से 4 दिन में डेथ हो सकती है, लेकिन बहुत कॉमन नहीं है। आप अगर क्लोरीन लेके इंटरनेट पे सर्च करके कि कितनी मिकदार आपकी टंकी में चाहिए, खुद से डाल लें तो पानी साफ हो जाएगा। और ख़ास तौर पर कराची के अंदर ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, आपको पता है कि सेगमेंट सफ़र है शर्ट में हमारी मखड सीरीज़ जो है वो चल रही है, और आज वकार अहमद मलिक बता रहे हैं कि जो मखडी हलवा है और नाश्ता सिर्फ मखड में मिलता है, और शादी और दीगर तकरीबात हो या ईद का दिन हो, ये हलवा बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये जो हलवा है इतना लाजिम क्यों है, इस पर बात हो रही है, ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। बहुत ही खूबसूरत और कमाल शहर में हूं और इस शहर का नाम मखड है। और मखड के हवाले से और किसी ने कुछ सुना हो ना सुना हो, मखडी हलवे के हवाले से ज़रूर आपने सुना होगा। और मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि जो मखडी हलवा है वो यहाँ पे नाश्ते का एक लाजमी जुज़्व है। और यहाँ पे जो मखडी हलवा है वो कमर्शियली यानी बनाया जाता है और रोज़ाना सुबह नाश्ते की एक डिश है। और यहाँ पे लोग सुबह आके नाश्ता करते हैं। लाहौरी नाश्ता जो है आपको मालूम है कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में किसी भी जगह चले जाएं तो आपको लाहौरी नाश्ता मिल जाता है। यानी अगर आप गिलगित जैसे दूर अफ्तार शहर में भी जाएं तो वहाँ पे भी एयरपोर्ट रोड पे आपको लाहौरी नाश्ते के बोर्ड नज़र आएंगे। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे लाहौरी नाश्ते के हवाले से दुकानें आपको मिल जाएंगी। लेकिन जो मखडी नाश्ता है यानी मखड का जो हलवा है और मखडी नाश्ता है वो सिर्फ आपको मखड में मिलेगा। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे वो कमर्शियली वो हलवा बनाते हैं और वो हलवा जो है वो एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। और वो प्रोसेस पूछेंगे इसी जगह पे, क्योंकि ये चौक है और बहुत ही कमाल एक चौक है। यहाँ पर दिन को तो बहुत ज़्यादा रश और रहता है, लेकिन ये भी सुबह का वक्त है, बहुत ही खूबसूरत रोशनी है। और यहाँ मैं नाश्ता करने आया हूँ और यहाँ से पूछेंगे कि जो मखडी हलवा है ये बनता कैसे है। अच्छा जी, इस वक्त मैं खड़ा हूँ वज़ीर साहब के पास। वज़ीर अहमद है इनका नाम और यहाँ पे बड़े मशहूर हैं जो कि मखडी हलवा बनाते हैं। कब से बना रहे हैं? जी हम बना रहे हैं तकरीबन 94-95 से। अच्छा, तकरीबन आपको 25-30 साल हो गए। तो आप यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे नाश्ता जो है वो इस हलवे से करते हैं? जी हलवे से करते हैं। यानी बहुत ही मकबूल है। मकबूल है। तो ये क्यों कहते हैं कि मखडी हलवा जो है, अच्छा निकला मखड से? मखड से निकला है। ठीक है, अब तो हर तरफ है, बहुत सारी जगहों पे। हाँ, जहाँ पे मखड का नाम चलता है हलवा मखडी हलवा लेकिन हमारे पास इतना चलता नहीं है जितना कलबाग में चलता है। लेकिन जहाँ मखडी हलवा है मशहूर निकला यहाँ से निकला है। और यही वो वाहिद जगह है जहाँ पे मखडी हलवा दुकानों में यानी रोज़ाना बनता है। वैसे तो होता है ना कि बहुत सारी हमारी जगह हैं, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे शादी ब्याह में और इस तरह की रवायात में तो मखडी हलवा होता है, लेकिन दुकानों में नहीं होता। दुकानों में नहीं है। ठीक है, लेकिन मखड में जो है ये दुकानों में है। क्यों कहते हैं कि ये मुश्किल है इसको बनाना? ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका वो जो दूधी निकालती है ना, नशास्ता निकालता है, वो मुश्किल है सर। क्या उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह निकलता है? वो हम सूजी को भिगो कर रखते हैं, ठीक है, फिर कपड़े से गुजारते हैं। कितनी देर सूजी को भिगो? घंटे 2 तो पड़ी रहती है। 2 घंटे अगर हम सूजी को भिगो दें फिर उसके बाद कपड़े में डालते हैं पानी। कपड़ा कौन सा? कपड़ा जो मलमल वाला, बिल्कुल मलमल का कपड़ा। ठीक है,
ठीक है, फिर उसे निकालते हैं, हाथ लगाते हैं इस तरह बस यानी उसको आप ऊपर से करते हैं। अच्छा, उसका नीचे से जो है वो निशास्ता बह जाता है, जो फोग है ना वो पूरा वो उसे सुट देते हैं। ठीक है, तो वो जो निशास्ता रह जाता है वो तो बड़ा बारीक और वो तो बिल्कुल माया सा होता है। माया होता है ना, माया से ही हलवा बनता है, तब जैसे दूधी वाला हलवा कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो वो जो निशास्ता है अब उसका क्या करना है? अब वो पड़ा रहता है, जब पानी ऊपर आ जाता है ना बिल्कुल साफ हो जाता है, पानी उतार लेते हैं, फिर वो निशास्ता बह जाता है। ठीक है, अब जो निशास्ता है आप क्या उसे के हलवा बनाते हैं। मैं नहीं बना सकता ना, आगे बताया ना कैसे। अब फिर घी, चीनी और पानी डालते हैं, जब चाश तैयार हो जाती है तो वो डाल देते हैं। चाश तो आपने घी, चीनी और पानी से चाश तैयार की, यानी जिस तरह आम हलवा बनता है। आम हलवा तो वही बनता है। ठीक है, उसके बाद आपने वो निशास्ता डाल दिया। उसको कितनी देर पकाया? बस ज़्यादा हो तो ज़्यादा टाइम लगता है, कम हो तो कम टाइम लगता है। आप मशहूर हैं कि आपका मखड्डी हलवा बड़ा मज़े का होता है, क्या वजह है? यानी वो बनाते तो सारे एक ही तरीक़ाकार होता होगा ना, आप क्या ऐसा है कि आपका वो हलवा जो है वो ज़्यादा मशहूर है? ज़्यादा इसलिए हम चीज़ अच्छी डालते हैं, चीनी अच्छी हो, घी अच्छी हो डाल। ठीक है, यानी उसमें आप जो क्वालिटी है उसको इसलिए क्वालिटी भाई ताकि चले कोई। लेकिन बनाने में भी फनकारी है, बनाने में भी कोई खास फनकारी नहीं है, लेकिन चीज़ अच्छी हो ना, जिनस अच्छी होगी तो अच्छी चीज़ बनेगी, अगर चीज़ खराब होगी तो खराब बनेगी। ठीक है, ये मसला है। ठीक है, तो जिस तरह लाहौर में आपने सुना होगा कि लाहौरी नाश्ता बड़ा मशहूर है। हाँ मशहूर है ना, तो लाहौर में जो लोग हैं वो सुबह सुबह नाश्ता जो है वो करते हैं पाए से और मुख्तलिफ दुकानों पे छोले पाए। तो यहाँ पे जो है अभी रवायत है कि लोग जो हैं वो यहाँ पे सुबह आपके पास आके इधर नाश्ता करते हैं या घर के लिए लेके जाते हैं? घर के लिए तो कम लोग ही जाते हैं, जहाँ इतनी ज़रायाम तो नहीं है, सीधी बाहर से लोग आते हैं तो वो खुशी से खाते हैं, सीधी बात है। सही जहाँ से लोग नहीं करते हैं। तो मखड जो है, आप हैं मखड की? मखड के हैं। सही और मखडी हलवा बना रहे हैं, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया वज़ीर साहब, ठीक है, मेहरबानी। पूरी रेसिपी सारा चकवाल का हलवा मशहूर है। अच्छा, चकवाल में और मखडी हलवे में क्या फ़र्क है? वो दूध से बनाते हैं ना, वो दूध से पकाते हैं। ठीक है, तो हम तो चीनी और इससे पकाते हैं, इसलिए चकवाली हलवा ही बहुत मशहूर है। हम ये कहेंगे कि जब निशास्ता है, निशास्ता अगर आपने निकाला है तो वो मखडी है, वैसे आपने सीधी सूजी या गुड़ से बनाया है तो वो और वो भी मखडी होता है, वैसे सिर्फ ये थोड़ा मुख्तलिफ है बस। ठीक है, लेकिन मशहूर ये निशास्ता, मशहूर निशास्ता। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे लोग जो जितने शादी ब्याह पे होते हैं, शादी ब्याह वगैरह, वहाँ पे भी यही मखडी? हाँ, यही बनाते हैं। सही कोई शौक से वो ले आए थे। हाँ, वाह, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, आपकी मेहरबानी। थैंक यू। मखडी हलवा जो है ये बहुत ही कमाल है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मखडी हलवे को खाते हुए मैं कन्फ्यूजन जो मुझे उलझाव हो रहा है वो ये हो रहा है कि चाय की तारीफ़ करूं या हलवे की तारीफ़ करूं। हलवा तो अपनी जगह पे बहुत ही कमाल है, लेकिन जो चाय है उसकी क्या कहना है। ये चाय जो है ये आपको सिंध, आपको मालूम है कि बहुत मशहूर है चाय के हवाले से, थर जो है वो बहुत मशहूर है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ देखा है कि चाय जो है वो बहुत ही मोहब्बत और बहुत ही कमाल अंदाज़, उसका रंग जो है वो ही बताता है कि क्या आला चाय है। और ये जो जितने भी हलवे हैं या जो चाय में ज़्यादा चीनी है, ये तमाम ऐसे इलाकों में जो बारानी इलाके या डेजर्टेड इलाके होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। और उसकी वजह यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स या जल्द एनर्जी आपको देती है, तो उस हवाले से ये पीछे कल्चर में चलती आ रही है। और अब तो अगर आपको जल्द एनर्जी की ज़रूरत है या नहीं, लेकिन अब ये कल्चर में, सकाफ़त के अंदर रच बस गया है। तो मखडी हलवा जो है वो भी यहाँ की जो सकाफ़त है उसमें रचा बसा हुआ है। कमर्शली कम अवेलेबल है, वो सिर्फ मखड में है। मखडी हलवे के हवाले से अगर आपने नाश्ता करना है, या मखडी नाश्ता इसको कह सकते हैं, तो आपको सिर्फ मखड में मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो है इस पूरे रीजन में अटक, तलगंग, चकवाल और तमाम जगहों पर मखडी हलवा बनता है। लेकिन वो अहम मौके भी बनता है, वो शादी ब्याह हो सकता है, इस तरह के जो मौके हैं उन पे तो बाकायदा ये रचा बसी हुई एक सकाफ़ती एक रस्म है, ट्रेडिशन है कि इसके बगैर जो है वो कोई भी इवेंट जो है वो अधूरा रहता है। तो इन तमाम इवेंट्स को यहाँ पे जो मानवियत देता है वो मखडी हलवा देता है। जब भी आएँ मखड में तो नाश्ता ज़रूर मखड के इस हलवे से कीजिएगा और याद कीजिएगा कि क्या ही आला नाश्ता है और ज़बरदस्त किस्म का ये हलवा। यहाँ से इजाज़त लूँगा, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो।
माहौलियाती तब्दीली की बात करेंगे, जो अब माहौलियाती बहरान में तब्दील हो चुकी है और माहौलियाती तब्दीली एक आलमगीर मसला बन चुका है। और इसी वजह से अगर हम बात करें तो दुनिया भर में मौसमों में हैरत अंगेज़ तौर पर तब्दीलियाँ वक़ूफ़ पज़ीर हो रही हैं। साल 2023 को गर्म तरीन साल करार पाने के बाद यूँ लग रहा है कि रवां साल एक और रिकॉर्ड कायम होने वाला है, और बिल्कुल हो सकता है कि ऐसा ही हो। पाकिस्तान का शुमार उन्हीं ममालिक में होता है जिनमें माहौलियाती तब्दीली के शदीद असरात और ख़तरात लाहक हैं, और हमें ऐसे गैर मामूली जो दर्जा हरारत और शदीद खुशहाली का सामना है। जंगलात हमारे जल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और दरिया जो है वो खुश्क हो रहे हैं। तो दर्जा हरारत में जो इजाफा है, अमेरिका की एक मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के माहिरीन मौसमियात ने यह भी खदशा जाहिर किया है कि साल 2080 तक दुनिया के 4000 से ज़ायद शहरों में जो दर्जा हरारत है वो 5 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। और गर्मी की जो शिद्दत है उससे मुतासर होने वाले मकामात में पाकिस्तान के भी कई बड़े शहर शामिल हैं। इनमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा और दीगर जो शहर हैं वो शामिल है। आइंदा 60 वर्षों में कराची में गर्मी जो है वो 3.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा और मौसम में गर्मा जो है 18.2% खुश्क रहने की तवक्को जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, जबकि मौसम सरमा 5 डिग्री गर्म और 0.4% जो बारिशें हैं उनका इम्कान भी मौजूद है। इस वक्त कराची का मौसम बहुत गर्म है। हमने कल भी आपको जिक्र किया था कि इट फील्स लाइक 60, मतलब इतना हाई टेम्परेचर कुछ जगहों में फील हो रहा था, और 50 को तो अमूमी तौर पे सिंध के बहुत से इलाके टच कर जाते हैं। और अगर इस वक्त लाहौर में हमने अमूमी तौर पे 40, 45, 40 डिग्री जो हमने ऑब्जर्व किया है नेचुरली, अगर ये बढ़ जाता है 5-6 डिग्री, तो इमेजिन कि लाहौर में अगर सांगड़ वाला या सिबी वाला टेम्परेचर यहाँ पे आए तो इट वुड बी रियली वेरी हॉट और रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ खैर 2 मेहमान हमारे मौजूद हैं। मरियम शबीर साहिबा हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, और उसके साथ साथ सरदार सरफराज साहब हैं। इन दोनों को ज़रा हमने मदऊ किया, थोड़ी सी इस पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इसकी वजूहात जो कि काफ़ी हद तक हमें मालूम ही है, फिर इसके महरक़ात के साथ साथ कैसे तदारुक इसका मुमकिन है, क्या हम बतौर शहरी, बतौर पाकिस्तानी, बतौर ग्लोबल सिटीजन हम इक़दाम कर सकते हैं। मरियम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड सरदार साहब आपको भी वेलकम, थैंक यू। सबसे पहले मैं ज़रा सरदार साहब आपसे एक करंट पिक्चर जानना चाहता हूँ मौसम की जो है, ज़रा थोड़ा सा हमें बताइए। इस वक्त एक तो ये जो रिपोर्ट बता रही है, और वैसे भी हमें मालूम है जो हम अपनी ज़मीन के साथ ख़ास तौर पे हम अपने मुल्क के एरिया के साथ कर रहे हैं, उसके बाद तो ये सूरत हाल बनती है। दुनिया में कम तरीन जंगलात रखने वाला मुल्क है हमारा, जिसके सबसे कम एरिया पे जंगलात हैं, और फिर कोई ऐसी हैबिट हमारे अंदर ऐसी नहीं है जो कि माहौल दोस्त हो। तकरीबन हम सब कुछ वही करते हैं जो माहौल को के लिए नुकसानदेह है। तो करंट पिक्चर क्या है इस सारी सूरत हाल में हमारे सामने? सरदार साहब पहले ये बताइए हमें। बहुत शुक्रिया। देखिए, करंट पिक्चर तो जैसे आपने कराची की गर्मी का जिक्र किया, तो कराची में इत्तेफाक से यानी जैसे हम मिनी हीट वेव कह सकते हैं, पिछले 2-3 दिन से बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। और यहाँ ये होता है कि कराची के जनूब में जब कोई लो प्रेशर हवा का कम दबाव बन जाए जनूब में, जनूब मशरक में, तो वो सी ब्रीज ब्लॉक कर देता है, तो उसके बायस बहुत गर्मी पड़ती है। तो गुज़श्ता दिन भी 40.5 टेम्परेचर रहा। उसके साथ चूँकि नमी बहुत ज़्यादा होती है, 50 से 60% ऑन एवरेज दिन भर चल रही होती है, तो जाहिर है ये दोनों मिलकर हीट इंडेक्स बहुत ज़्यादा बन जाता है, जो कि 50, 55, 56 डिग्री तक पहुंच गया था कल। और उसके बायस बिल्कुल सफोकेशन की सी सूरत हाल थी, बहुत शदीद दोनों दिन, और आज का दिन भी इसी तरह से है। तो कराची या पूरे जो कोस्टल पट्टी है, इसके लिए डिसएडवांटेज इन एरियाज पे यही होता है कि जब कोई इस तरह की समंदर में एक्टिविटी हो जाए, या इंडियन गुजरात साइड पे, तो जब सी ब्रीज किसी भी हवाले से ट्रैप हो जाए, बंद हो जाए, तो फिर यहाँ गर्मी बहुत बढ़ जाती है। ओवरऑल भी आप देखिए कि अच्छा, दिन के साथ साथ रात के टेम्परेचर भी नीचे नहीं आते। रात भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड आज भी, और गुज़श्ता रात को भी, जो कि जुलाई का वार्मेस्ट नाइट है एक तरह से। पिछला रिकॉर्ड 31 था चंद साल पहले का, और अब 32 हो गया है। तो इस तरह से रात भी ठंडी नहीं हो पाती, उसमें भी ज़ाहिर है हीट इंडेक्स खासा ज़्यादा होता है, और दिन में तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा चली जाती है। और ओवरऑल भी आप देखिए तो पाकिस्तान भर के टेम्परेचर्स, जब भी अगर बारिशें चल रही हों, बादल हों, तो ठीक रहता है। अदरवाइज एवरेज इससे ऊपर ही जा रहे होते हैं। यानी ऑन एवरेज पाकिस्तान भर का अगर एवरेज एरिया वेटेड टेम्परेचर लिया जाए, तो वो भी एवरेज से ऊपर ही जा रहा होता है। हर महीने जो मंथली वेदर रिपोर्ट निकालते हैं, तो उसमें डे टेम्परेचर्स भी, नाइट टेम्परेचर्स भी, दोनों बढ़ ही रहे हैं मुसलसल। और दुनिया की भी जैसे आपने की, तो ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में जगह टेम्परेचर यानी आलमी तौर पर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ चुका है। और इतने टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ज़ाहिर इतनी शिद्दत के मौसम आप फेस कर रहे हैं, तो जब
खदशा ये है कि बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा, यानी इसी तरह से हम ईंधन का और कोयले का और नेचुरल गैस का इस्तेमाल पावर इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में करते रहे, उसको आपने कट डाउन नहीं किया, तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता रहेगा। बल्कि मरियम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह भी सरदार सरफराज साहब ने बात की कि ग्लोबल वार्मिंग न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का मसला बना हुआ, और अगर हमने बात की ईयर 2023 की तो वो गर्म तरीन साल रहा, लेकिन अब जो सिचुएशन 2024 में हम देख रहे हैं, लग रहा है कि नया रिकॉर्ड जो है इस साल कायम होगा। क्या हर साल इस तरीके से ही माहौलियाती जो बहरान है वो जो है मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जाएगा? जी बिल्कुल, आप देखें जो रिसर्चेस हैं वो आपको यही बताती हैं कि जैसे बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स का जैसे इस्तेमाल है, सिर्फ पाकिस्तान की हम बात करें तो वहाँ पर भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल, रिन्यूएबल्स की तरफ काम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो हाउसिंग सोसाइटीज आपकी बहुत ज़्यादा जो बढ़ती हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट आपके क्लियर होते हैं, और जो आपका फॉरेस्ट नेचुरली हैं भी, जहाँ पर प्लांटेशन जारी भी थी कुछ 10 बिलियन ट्री सुनामी में भी, और जो वैसे भी नेचुरली हमारे फॉरेस्ट थे उनको भी क्लियर कर करके काफी जो है वो वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बनती जा रही है। जैसे मार्गला हिल्स को ही आप देखें कि आज से कोई 20 साल पहले देखें तो कितना फैला हुआ था मार्गला हिल्स, लेकिन अभी जो वो पहाड़ काट के हाउसिंग सोसाइटीज हैं। तो इसी तरह जो आबादी बढ़ने की वजह से आपके रोड के ऊपर ट्रैफिक आपको मिलती है, उससे एमिशंस भी आपकी होती हैं, जो आपकी इंडस्ट्रीज है वो भी एमिशन आपको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारे सिनेरियोस ऐसे हैं जो हम माहौल को खराब करने की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन माहौल को बेहतर करने के लिए जो इक़दाम हैं स्पीड के साथ होने चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी ज़्यादा एक्सट्रीम आपको क्लाइमेट इवेंट्स देखने को मिलेंगे। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पे यूरोप के अंदर, अमेरिका को हम देखें, स्कैंडिनेवियन ममालिक हैं, इन्होंने भी इस करंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बावजूद, जैसे बरतानिया है वहाँ वो एक इंडस्ट्रियल मुल्क है, इसी तरह अमेरिका है, उसका भी बहुत मैस लेवल पे इंडस्ट्रीज़ हैं, सो इस कनाडा, दो कि उसके भी कुछ इलाकों के बारे में अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पे भी टेम्परेचर कम हुआ है पिछले कुछ अरसे की निस्बत। तो हाउ हैव दे मेंटेन्ड दिस? इज इट जस्ट अबाउट पॉपुलेशन, मरियम, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे इसलिए हमारे वसाइल कम पड़ते जा रहे हैं, या फिर पॉपुलेशन जो मौजूद है उसकी एजुकेशन इज अ मेन प्रॉब्लम? असल में प्रॉब्लम लाए कहाँ पे कर रहा है हमारे यहाँ ईस्ट की तरफ? जी देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है क्लाइमेट चेंज को। अगर आप देखें, सिर्फ एक पॉपुलेशन फैक्टर नहीं है, पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो रिसोर्सेज ज्यादा आपके इस्तेमाल होते हैं, एमिशंस आपकी ज्यादा होती हैं, लेकिन साथ ही साथ इस चीज पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस लेवल पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, आपकी मिटिगेशन को या अडेप्टेशन को लेके। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को देखें तो कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली आपको जो है वो रोड के ऊपर गाड़ियां नजर आती हैं, उनकी मॉनिटरिंग किस तरह से EPAs कर रहे हैं, उनके इंजन की चेकिंग होती है नहीं, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे इशू किए जाते हैं। लेकिन आपने डेवलप्ड ममालिक की बात की, आपने बरतानिया का जैसे जिक्र किया, वहां पर भी हीट वेव्स इस दफा अलर्ट, रेड अलर्ट जारी हुए। यूएस में बहुत जगहों पर फ्लडिंग जो है वो हुई है, हीट वेव्स हैं, फॉरेस्ट फायर्स कैलिफोर्निया में आपको हर साल देखने को मिलती हैं। टेम्परेचर्स हर स्टेट का आपको बढ़ते हुए नजर आते हैं। कनाडा में लास्ट ईयर भी जो है वो फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज्यादा थी, जिनका इम्पैक्ट जो है वो वर्मोंट और न्यूयॉर्क तक जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया था। तो इट्स नॉट कि जो डेवलप्ड ममालिक में वहाँ इस तरह के इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज के नहीं हो रहे हैं। व्हाट मेक्स डिफरेंट फॉर देम इज कि उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास घरों की इंश्योरेंस होती है, लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस होती है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके एमिशंस के इम्पैक्ट उनके ऊपर भी आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रिपेयर्ड हैं, काइंड ऑफ लोगों को कंपनसेट कर सकते हैं, उनकी इकोनॉमीज बेहतर हैं, तो इस वजह से उस तरह से लोग सफर नहीं करते जिस तरह से हमारे ममालिक सफर करते हैं। और हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है किस तरह से सबको एड्रेस किया जा सके, कुछ हम कर नहीं पाती हैं लोगों को बचाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सरदार सरफराज साहब, फिर मौसमियाती तब्दीली यानी मौसमियाती बहरान ही वो वजह है कि मानसून में भी हम देख रहे हैं कि वेदर जो है वो बेटर नहीं हो रहा, और जिस तरह से आपने भी बात की थी कि ये जो मौसमियाती शिद्दत है, जो गर्मी की शिद्दत है, इसके पेश नज़र कोई इमरजेंसी जो है वो लगाई जाए, तो क्या इकदाम किए जा सकते हैं जो करंट सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए? देखिए, इकदाम तो जैसे वो हर साल एक होती है, सारे ममालिक मिलकर बैठते हैं तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, तो उसमें जो लॉन्ग टर्म एक तरह से सलूशन है वो तो यही है कि आप कोयले का इस्तेमाल, ईंधन का इस्तेमाल और नेचुरल गैस का इस्तेमाल, अपनी ट्रांसपोर्ट को आप शिफ्ट करें इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर,
एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आप अल्टरनेट एनर्जी पर जाएं, उसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। यानी गवर्नमेंट के खुद जो वो हैं नेशनल अडेप्टेशन प्लान, उसमें जिक्र किया गया, और नेशनली डिटरमिन्ड जो वो होती हैं कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द COP, और उसमें भी ये कहा, मतलब एक तरह से जाहिर किया गया है कि सिर्फ सोलर का इतना पोटेंशियल है कि 35-40 हज़ार मेगावाट तो आपकी यहीं से पैदा हो सकती है। तो अल्टरनेट एनर्जी पे आप जाएं और गैस और ईंधन का इस्तेमाल पावर जनरेशन में, ट्रांसपोर्ट में और इंडस्ट्री, ये वही बातें जो हम बिल्कुल अक्सर करते आते हैं। यू राइट। अच्छा, एक और इसमें बड़ा आम सवाल है मेरा, वक्त क्योंकि कम है, मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने सरदार साहब, वो ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट गर्मी, की गर्मी बढ़ जाती है या टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपने देखा है कि इसकी शिद्दत बढ़ती है, जैसे कि रिसेंटली अभी हम कुछ विजुअल्स दिखा रहे हैं, बल्कि दोबारा भी दिखाते हैं, ये कनाडा के अंदर बारिशें हुई, दुबई में तारीख की सबसे शदीद बारिशें हो गई, फिर एक वक्त में हमारे पूरी नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर इतनी ज़बरदस्त फ्लडिंग हुई, सबसे ज़्यादा हमने देखी। तो ये मतलब जो भी चीज़ हो रही है, इनकी गर्मी हो रही है तो इंतहाई शिद्दत से हो रही है। अभी रिसेंटली रिपोर्ट किया गया कि जो हिमालयन रेंज है उसके अंदर बड़ी शदीद बर्फबारी हुई जो पहले नहीं देखी गई। तो ये सब कुछ एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो क्या ये एक्सट्रीम जो एक जाने बारिश या बर्फबारी के अंदर है, ये दूसरी एक्सट्रीम को कवर नहीं करती है, ये और डिसबैलेंस पैदा करी है? ये ज़रा टेक्निकली हमें समझाइए। देखिए, असल में ये है कि वो हर 1 डिग्री यानी फॉर ईच 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो राइज हो रहा है उसके बायस 7% ज़्यादा मॉइस्चर हवा में इंडक्ट हो रहा है। तो वो अच्छा पैराडॉक्स इसका ये है क्लाइमेट चेंज का कि वो जो मॉइस्चर ज़्यादा जा रहा है तो बारिशें ज़्यादा होनी चाहिए हर जगह पर, लेकिन हर जगह पर ज़्यादा नहीं होती, कहीं तो ज़्यादा होती हैं और कहीं उनमें बहुत कमी आ जाती है। तो यानी जो सेट वेदर पैटर्न्स थे आपके, वो एक तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से उनमें इम्बैलेंस हो गया है, शेडर हो गए हैं। और अब ये कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी एक और जो इंडिकेशन है क्लाइमेट चेंज का कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है और सिवेरिटी भी बढ़ती जा रही है। अब अगर हीट वेव आती है, गर्मी आती है, तो ज़्यादा शिद्दत की आती है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो वार्मिंग है वो 1.2 डिग्री या पिछला साल तो 1.5 डिग्री के करीब वार्म एक तरह से प्री इंडस्ट्रियल क्लाइमेट जो थी उसके मुकाबले में। और इस तरह से जो अब जब यानी बारिश होती है जहाँ भी, तो वो भी इट कम्स हार्डर, रेन भी जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो अंडर वार्मिंग वर्ड ये एक तरह से हो गया है कि हर आने वाले मौसम में शिद्दत ज़्यादा होती जा रही है। बिल्कुल ठीक है। मरियम, क्विकली ये भी बताइए, आप मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ जो माहौल के हवाले से हैं, क्या इससे मुतमईन है बतौर एक एक्सपर्ट के? और दूसरी बात यह कि हमने बहरहाल तहरीक इंसाफ के दौर में देखा कि दरख्तों की बहुत बात हुई, बहरहाल हमने देखा कि उसके देखा देखी सिंध हुकूमत ने अपनी सड़कों के आसपास दरख्त लगाना शुरू कर दिए, पंजाब हुकूमत तो खैर उनकी अपनी थी, लेकिन काम हुआ इसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज एक मौजूद बहस बना। अब पिछले कुछ अरसे से इस पर खामोशी है, शायद हम अपने दीगर माशी मामलात ही नहीं संभाल पा रहे। आप क्या मुतमईन हैं? नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या इमीडिएटली करना चाहिए, कम से कम अवेयरनेस जनरेशन की हद तक? जी देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस लिहाज से माहौल में तब्दीली आती जा रही है, अवेयरनेस से बहुत ज्यादा बढ़ के काम करने की जरूरत है, यानी कि प्रैक्टिकली हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। कुछ तो आप देखें कि कुछ तो गवर्नमेंट के हाथ भी बंधे होते हैं कि उनके पास उस तरह से फंडिंग और कैपेसिटी नहीं होती है। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, जैसे कि आपके दूसरे स्पीकर ने जिक्र किया, उसमें लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो पिछले साल उसका मैकेनिज्म जो है वो उसके लिए अप्रूवल दिया गया कि मैकेनिज्म बनेगा, और अब उस पर कमेटी बनी है और मुस्लिम ममालिक जो डेवलप्ड हैं उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर उसमें कंट्रीब्यूट करने को कहा है। दो उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो एक तो आपको कुछ भी काम करने के लिए पाकिस्तान में फंड्स की बड़ी कमी होती है। और क्लाइमेट चेंज, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन जो इस वक्त कहलाती है क्लाइमेट चेंज, उसमें सबसे कम आपको फंड्स जो है वो इसी मिनिस्ट्रीज को मिलती हैं। बड़ी ये मिनिस्ट्री स्ट्रगल करती है, तो कोई अगर ये काम करना चाहें भी तो एक तो रिसोर्सेज इकट्ठा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे पंजाब में खासतौर पर मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट है और हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, तो वो जिस तरह के मेट्रो के मंसूबे हैं, अगर ये मैक्सिमम इलाकों पे ये कर दें तो उससे भी एमिशंस में बहुत ज्यादा जो है वो फर्क पड़ सकता है। आई एम बिट अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आपके दूसरे स्पीकर ने की, क्योंकि उसमें आपके जो पाकिस्तान का क्लाइमेट है वो बैटरीज उस लिहाज से आपकी रोड्स के ऊपर काम नहीं करती हैं, कारें और बैटरीज फटने का खतरा होता है, तो वो सेफ्टी के उसमें इश्यूज होते हैं। उसको थोड़ा सा कंसर्निंग है कि ये कर सकते हैं या नहीं। लेकिन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज, आपकी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में वो बहुत वीक है, क्योंकि जो आपके पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं ज्यादातर उन्हीं की इंडस्ट्रीज होती हैं और आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स उन पे अगर
कानून नाफिज करने की कोशिश करते हैं, वो एक दिन बंद करते हैं, दूसरे मुल्क खुल जाते हैं तो उनके हाथ भी बंधे होते हैं। तो जो सिस्टम है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है मेरे ख्याल में उनकी गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, एक सिस्टम प्रॉपर किया जाए तो उस पर काम किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, ये तो गवर्नमेंट लेवल की बात हो गई कि स्टेट जो है उसका क्या रोल है। सरदार सरफराज साहब, मैं चाहूँगी क्विकली आप बताएं कि एज एन इंडिविजुअल हमारा क्या रोल है और हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस माहौलियाती तब्दीली से और ये जो माहौलियाती बहरान पैदा हो रहा है उससे बचने के लिए। देखिए, इंडिविजुअली भी जाहिर है कि सबकी कंट्रीब्यूशन होती है, यानी जो पोल्यूटर्स हैं मतलब वो आप एक तरह से ना कम से कम उसमें अपना हिस्सा तो कम से कम ना डालें, यानी आपके इर्द गिर्द का जो माहौल होता है आप उसको साफ रखने की कोशिश करें। और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि सबसे बुनियादी चीज़ की अवेयरनेस पैदा करें। जैसे आपका ये प्रोग्राम है, इसी तरह से मीडिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। तो बड़े पैमाने पे अवाम में अवेयरनेस पैदा की जाए कि क्लाइमेट चेंज और जो माहौलियात की जो हो रही है, ख़राबी हो रही है, ये ख़ुद आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये आपकी रहन सहन के लिए नुकसानदेह है, ये आपकी इवन इकानमी को बहुत वो करती है। बजट को आप एनर्जी का इस्तेमाल एक एफिशिएंट तरीके से करेंगे, यानी घर के अंदर जो अप्लायंसेस होती हैं वो तक अगर खराब होती हैं तो ज़्यादा एमिशंस का बायस बनती है। इसी तरह से आप हफ्ते में महीने में कोई एक आध कार फ्री डे मनाएं, कारों का ये गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें। वो पेरिस में कहा गया कि एक चीज़ उन्होंने की है कि जी 15 मिनट्स मार्केट, ये नहीं मार्केट उनकी 15 मिनट के फासले पर है, तो ज़्यादा एमिशंस का बायस ना बने, आप 10-15 मिनट में जाके ज़रूरत की चीज़ें ले आएं। हम कराची में हैं सरदार साहब, कर तो ले लेकिन लुट जाते हैं कराची में ये करते हुए मसाइल बड़े हैं ना हमारे। यू आर राइट, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू, आप बड़ी अच्छी सजेशन दे रहे हैं। का मसला आ जाता है। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आप दोनों साहिबान का, मरियम शबीर और सरदार सरफराज साहब, शुक्रिया कि आपने साहब मामले में बात की। ऐसे मौज़ूआत को रखने का मकसद महज एक रिमाइंडर देना होता है खुद को भी और आपको भी कि इस वक्त माहौल, जिस किस्म के माहौल में हम रह रहे हैं, हम अपने माहौल को ख़राब करें और ये हमारी ज़िंदगी की के लिए बुनियादी चीज़ है। हमारी किसी भी नौकरी, किसी भी करियर, किसी से भी बढ़कर ये सबसे अहम है। ये ख़राब होगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा और हमारी सेहत ठीक नहीं होगी मेनली। तो इस पर बात करते रहना ज़रूरी है, इस पर अमल करते रहना ज़रूरी है। हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो हीरो से आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के गोल्फर साद हबीब, जिन्होंने अमेरिका में होने वाले 3 इवेंट्स में शिरकत के लिए अमेरिका में वो इस वक्त भी मौजूद हैं और पहले वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और अब कैलिफोर्निया में होने वाली जो फ्यूचर चैंपियनशिप गोल्फ टूर है उसके फाइनल राउंड में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और 36 कंट्रीज़ के 156 गोल्फर्स के जो खिलाफ मुकाबला करते हुए फाइनल में पहुंचे और उन्होंने एक चौथी पोजीशन अपने नाम की है। साद हबीब इसके बाद 24 जुलाई से शिकागो में गोल्फ टूर्नामेंट्स भी खेलेंगे। मजीद बात साथ से करते हैं और देखिए पाकिस्तान के लिए जितनी स्पोर्ट या किसी मामले में अच्छी खबरें ना आ रही हो, हम कहीं ना कहीं से निकाल के ले आते हैं आपके लिए अच्छी खबर। इसी तरह साद को भी हमने ढूंढा है और इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। वेलकम टू एक्सप्रेस साद, हाउ आर यू? कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले हमें इस टूर्नामेंट के हवाले से इन पर्टिकुलर बताइए कैसा रहा ये टूर्नामेंट एंड हाउ डू यू फील? माशाल्लाह स्टैंडिंग इन टॉप 4। जी, ये 60th FCG कैलिबर चैंपियनशिप था पाम स्प्रिंग्स में। ये टोटल 3 डेज का टूर्नामेंट था यहाँ पे 2 डिफरेंट गोल्फ कोर्सेज पे ना, और हमारे पास यहाँ 50 डिफरेंट कंट्री से पार्टिसिपेंट्स थे और अराउंड 180 टोटल पार्टिसिपेंट्स थे। उसमें से मैंने 4th प्लेस किया। अच्छा, तो साथ बताइएगा सबसे चैलेंजिंग जो था इस टूर्नामेंट का मैच वो कौन सा था? वो किस कंट्री के अगेंस्ट था जो आपने जीता? जी, यहाँ पे डिफरेंट कंट्री से आए हुए थे। जो विनर था वो फिलीपीन से था और हमारा, क्योंकि मेरा फर्स्ट राउंड अच्छा नहीं रहा था, मैं 80th प्लेस पे था। आखिरी 2 राउंड्स मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, -10 फिनिश किया, जिसकी वजह से मेरी पोजीशन 4th पे फिनिश हुई। यहाँ पे कंडीशंस काफ़ी टफ थी, लेकिन आप थोड़ा सा फोकस रहा, अपनी गेम हिटिंग अच्छी की, प्रैक्टिस की हुई थी। ठीक है, वी लॉस्ट ऑडियो बट साथ थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज कीजिएगा ताकि बेहतर मिल जाए। और ये भी बताइए कि आप ट्रेनिंग या प्रैक्टिस भी यहीं पे करते हैं, इसी गोल्फ कोर्स में, इसी ग्राउंड पे करते हैं या फिर वो कहीं और करते हैं? और क्या आप US बेस्ड ही हैं? नहीं, हम पाकिस्तान में होते हैं, कराची में सेटल्ड हैं
हम इस टूर्नामेंट की प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से कर रहे थे और लाइक पिछले ईयर से हमने अप्लाई किया हुआ था। तो हम पाकिस्तान से इस प्रैक्टिस करके गए थे और 2 राउंड्स प्रायर इसकी प्रैक्टिस राउंड खेला था और फिर ये 3 डेज का टूर्नामेंट तक हमने खेला है। तो साथ ये बताएगा कि कब से गोल्फ आप खेल रहे हैं? इन बाय गोल्फ आपका शुरू से इंटरेस्ट था? फैमिली में कोई और इस जो गेम है इसको प्ले करता है, या फिर आपने अचानक से डिसाइड किया कि आपने गोल्फ खेलनी है और फिर इस तरह से आप अभी इस वक्त जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 टूर्नामेंट्स में जो अमेरिका में हो रहे हैं? जी गोल्फ अराउंड 12 ईयर से खेल रहा हूँ। वहाँ पे हमारे कोच थे इमदाद ने मुझे इनकरेज किया था कि मैं करूं। बेसिकली वहाँ पे हमारी ड्राइविंग रेंज होती है जो प्रैक्टिस फैसिलिटी होती है, वहाँ से मैं स्टार्ट किया पिक की गोल्फ के। उसके बाद से कंटिन्यूअसली मैं राइट। साथ कौन से ऐसे वीक एरियाज थे जो आपने आइडेंटिफाई किए यहाँ पे खेलते हुए, एक इंटरनेशनल वेन्यू पे खेलते हुए, जिस पे आपको लगता है कि मजीद काम करने की ज़रूरत है और इन फ्यूचर आप इम्प्रूव कर सकते हैं गेम को? जी पाकिस्तान में अब आप देखें तो हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोर्सेज बहुत लिमिटेड है। हमारे पास हार्डली 2 या 3 गोल्फ कोर्सेज हैं। एक DHA कराची है जो अच्छा आपको गोल्फ कोर्स ऑफर करता है और एक रोमांजा है। बाकी हमारे पास प्रैक्टिस फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास कोचेस बहुत लिमिटेड है, क्योंकि जब तक आपकी प्रॉपर बेस नहीं होगी गोल्फ में, आपकी कोचिंग नहीं होगी, आपका मेंटल ट्रेनिंग नहीं होगी, तो आप इस गेम में एक्सेल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप एलीट लेवल गोल्फ खेलना चाहते हैं और वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड गोल्फर के साथ आप compete करना चाहते हैं तो आपकी पास में अच्छे लेवल के गोल्फ कोर्सेज सही है। साथ ये भी बताइएगा आपके इस पूरे जर्नी में अभी तक आपको किस हद तक गवर्नमेंट सपोर्ट जो है वो हासिल रही? जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि प्रैक्टिस के लिए गोल्फ जो कोर्सेज हैं वो उस तरह के यहाँ पर नहीं है और कोचेस की भी बड़ी ज़रूरत है, इस हवाले से बताइएगा। जी स्पॉन्सरशिप पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड ही मिलती है। अब जो हमारा ये टूर्नामेंट था कुछ प्राइवेट लोग हैं जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, बाकी फेडरेशन की तरफ से भी आपको सपोर्ट होती है लेकिन बहुत लिमिटेड। तो अगर हमारी गोल्फ फेडरेशन इसमें डिफरेंट प्लेयर्स को सपोर्ट करती रहे और हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें जिस पर जाके हम अपनी जो स्किल्स हैं उसको शोकेस कर सकते हैं, तो आई गेस पाकिस्तान में काफ़ी और अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, कुछ हमें अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए, क्या प्लान्स है फ्यूचर के? जी नेक्स्ट टूर्नामेंट शिकागो में है नेक्स्ट वीक फॉर द US Amateur Final Qualifier, and if I qualify for that tournament I will be the first Pakistani ever to represent Pakistan in US Amateur Golf Championship, which is one of the biggest golf tournaments in the world. हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। जिस तरह आप जा रहे हैं आई बिलीव आप बहुत अच्छा करेंगे। जो नए प्लेयर्स जो पाकिस्तान में मे बी दे माइट बी थिंकिंग टू बी अ प्रोफेशनल गोल्फर प्रैक्टिस कर रहे हों, उनको कुछ कहना चाहें, आप कोई मशवरा देना चाहें, बिकॉज आपने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस लिया है इंटरनेशनली खेलने का, कुछ भी कहना चाहें एट लास्ट? जी गोल्फ में एक्सेल करना है और आपने एक अच्छे लेवल पे जाके गोल्फ खेलनी है तो मेन चीज़ डिसिप्लिन है, क्योंकि आप किसी भी में अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप एक सर्टन रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकते। और मैं यही कहूँगा आप अपनी डाइट के साथ, आप अपनी प्रैक्टिस के साथ कंसिस्टेंट रहें, बिलीव रखें कि आप कर सकते हैं, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है। आपको पहले काफ़ी फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाके आप अचीवमेंट्स को अचीव करते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिसेस के साथ अपनी जो आपकी डेली रूटीन है उसके साथ आप रहें कंसिस्टेंट और मेहनत करते रहें तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे गोल्फ में भी। थैंक यू वेरी मच, इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आप अमेरिकन इमेच्योर खेलें
और एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करें और एक बार फिर हमारे मेहमान बने इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच साद हबीब ऑल द वे फ्रॉम द यूएस हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को न सिर्फ रिप्रेजेंट किया है बल्कि चौथी पोजीशन भी हासिल की इन अ वेरी सिग्निफिकेंट टूर्नामेंट। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, हमारे पास पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से भी है स्टोरी। जी हाँ, सबसे बड़े आलमी जो मेला है ओलंपिक्स का, उसके दिन आ गए जनाब। और पेरिस ओलंपिक्स की जो इफ्तिताही तकरीब है 26 जुलाई को होने जा रही है, जिसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। पाकिस्तान एथलेटिक्स, शूटिंग और स्विमिंग में हिस्सा लेगा। कशमाला तलत और अरशद नदीम इफ्तिताही तकरीब में कौमी दस्ते की क़यादत करने जा रहे हैं। और क़याम पाकिस्तान से लेकर अगर बात करें अब तक, तो पाकिस्तान ने हॉकी में 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। रेसलिंग और बॉक्सिंग में एक एक मेडल जीता है। पाकिस्तान को ओलंपिक्स में आखिरी मेडल 1992 में हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज का दिलाया था। और ओलंपियन तौक़ीरदार ख्वाजा जुनैद और ताहिर जमान तीसरी बार हॉकी टीम के ओलंपिक्स से इखराज पर बहुत दुखी। बिल्कुल, हम भी बहुत दुखी हैं। हर पाकिस्तानी दुखी है। पाकिस्तान जो गोल्ड मेडल्स जीतती रही है वो अब हिस्सा ही नहीं ले रही है। और उसके अलावा कितने कम हैं, हम यहाँ पे कितने चैंपियन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इतने एथलीट्स आते हैं हमारे शोज़ के अंदर दुनिया भर में। बॉक्सर्स तो कमाल के हैं, रेसलर्स, फ्री स्टाइल, MMA, मतलब बहुत सारे हर स्पोर्ट्स के शोबों के अंदर इतने लोग आते हैं। एंड लुक एट द स्क्वाड दैट वी हैव, चंद लोगों पर मुश्तमिल। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ख़ास तौर पे उन इंतजामात जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं कर पाता, नहीं सपोर्ट करता, जो हमारा एक बुरा सिस्टम है जिसके तहत हमारे यंगस्टर्स आगे नहीं आते, उस सिस्टम के मुंह पे तमाचा भी है कि हम इतनी टैलेंटेड कौम होने के बावजूद क्या कर रहे हैं हमारे साहिब इख्तियार कि हमारे बच्चे, हमारे एथलीट्स आगे नहीं आ पाते। आपसे सवाल तो करेंगी नस्लें आने वाले वक्त में, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन हमारी बेस्ट विशेज़ उन एथलीट्स के साथ ज़रूर हैं जो पाकिस्तान का झंडा बहरहाल उठाए हुए हैं, एक हाज़िरी लगवा रहे हैं हमारी। अल्लाह करे कि हम मेडल्स भी जीतें। हमारी बड़ी बेस्ट विशेज़ इन प्लेयर्स के साथ हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। और अब जिक्र सुरों के बादशाह और शहनशाह गज़ल मेहदी हसन, जिनके बारे में लता मंगेशकर कहती हैं कि मेहदी साहब के गले में भगवान बोलता है। आज उनके मद्दाह उनकी सालगिरह बना रहे हैं। दुनिया गज़ल की अगर बात करें तो इसके शहनशाह मेहदी हसन 18 जुलाई 1927 को भारतीय रियासत राजस्थान लूना में पैदा हुए। 1956 में रेडियो पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर गायकी का आगाज़ किया। बिल्कुल, उनके खूबसूरत नग़्मे, उनकी गज़लें, उनके गीत। और मेहदी हसन साहब सिर्फ गज़ल गायक नहीं थे, प्लेबैक सिंगिंग बेहतरीन की, क्लासिकल को बहुत अच्छा गाया, ठुमरी गाई, ख़याल गाया। मेहदी हसन साहब एक बेहतरीन और मुकम्मल फ़नकार थे। बहरहाल तवील अरसा बीमार है, उसके बाद इंतकाल कर गए। आज भी जहाँ पे गज़ल का जिक्र आता है, गज़ल सुनने वाले हैं, गज़ल समझने वाले हैं, वहाँ पे मेहदी हसन साहब के नाम का डंका बजता है। लोग कहते हैं कि ही वॉज़ वन एंड द ओनली। हमारा बहुत सारा खिराज तहसीन है उनकी ज़बरदस्त इस फ़नी खिदमत को जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए और अपने फ़न के चाहने वालों के लिए की। इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। उम्मीद के साथ कि हमारी ये कोशिश और काविश भी आपको अच्छी लगी होगी। कल इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, दोबारा कोशिश करेंगे। आप एक अच्छा सा दिन गुजारिए और कल 9 बजे तक के लिए हमें मिस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।